आपका यहाँ पे क्या होता है ना कि इल्यूशन आप किया था और आपने अपने डिजायर जीन को यहाँ पे निकाला था इल्यूशन से। इल्यूशन से आप ऑब्टेन किए हैं, ऑब्टेन कर लिए डिजायर्ड जीन प्रॉप के मदद से, डिजायर्ड जीन XYZ कुछ भी हो सकता है। क्लियर हो गया? अब आइए मैं आपको सबसे बेसिक पहले बताता हूं और देन आफ्टर आपको मूव करूंगा। प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तो पहले यूकैरियोट करता हूं इधर और प्रोकैरियोट, तब सीक्वेंस बहुत बढ़िया बनेगा। इधर हो गया यूकैरियोट एंड इधर हो गया प्रोकैरियोट। फिर मत बोलिएगा कि सर रिपीट कर दिया चीजों को। नहीं, रिपीट नहीं किया, रिपीट नहीं कर रहा हूं, और रिपीट भी कर रहा हूं तो वो आपके लिए ही है और आपके बेनिफिट के लिए है। आप उसको जरूर देखिए और जरूर आप भी रिपीट कर लीजिए। क्वेश्चन एकदम वही आएगा, जितना जो चीज रिपीट हो रहा है वो क्वेश्चन उसी जगह से आएगा। वीडियो रहेगा यूट्यूब पे, आप मैच करिएगा एग्जाम में। ये यूकैरियोट हो गया, ये आपका प्रोकैरियोट हो गया। क्लियर हो गया? अभी बोल दिया कि आप एग्जाम में देखिएगा यूट्यूब पे, आप मेरा वीडियो रहेगा आपका, आप मैच करिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नहीं आता है। यह ध्यान से सुनिए जो रिपीट कर रहा हूं। यूकैरियोट है बच्चे और ये प्रोकैरियोट है। अंतर को डिटेक्ट कीजिए। देखिए यूकैरियोट में जो जीन होगा उस जीन के पास, उस जीन के पास, यानी डीएनए का केस का ही बात कर रहे हैं, उस जीन के पास में एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन का अल्टरनेट सीक्वेंस होगा जिसका कंप्लीमेंट्री आएगा एमआरएनए के पास। क्लियर हो गया? और जो प्रोकैरियोट का जीन होगा उसमें, उसके जीन में केवल एक्सॉन का ही सीक्वेंस होगा जिसका कंप्लीमेंट्री आ जाएगा एमआरएनए के पास में। क्लियर हो गया? तो ये जो जीन आपका है, ये जो जीन आपका है, ये डीएनए पे प्रेजेंट है और वो डीएनए है आपका प्रोकैरियोट का। तो अब इस डीएनए से फिर मैं आपको पढ़ा रखा हूं ट्रांसक्रिप्शन, जाकर के वीडियो देखिएगा, नहीं देखे हैं तो, और देख लिए तो फिर देख लीजिए एक बार, अच्छा हो जाएगा आपका। यहाँ से उसी से ये आपका ताल्लुकात रखता है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये जो डीएनए, ये जो जीन डीएनए पे प्रेजेंट है, इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ट्रांसक्रिप्शन से जो एमआरएनए बनेगा उस पे यही एक्सॉन का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस प्रेजेंट होगा एमआरएनए पे। क्लियर हो गया? लेकिन यहां पे जो यूकैरियोटिक जीन है, वो जो डीएनए पे प्रेजेंट है, इसका यदि एमआरएनए बनेगा ट्रांसक्रिप्शन से इसका एमआरएनए जब बनेगा तो इस एमआरएनए के ऊपर आपका क्या होगा कि एक्सॉन, इंट्रॉन का कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस होगा, और जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए से ही आया होगा, जो कंप्लीमेंट्री सीक्वेंस डीएनए से ही आया होगा। और क्लियर करिए, और मैं क्लियर कर दे रहा हूं। और अभी ये जो आरएनए है इसको आप एमआरएनए नहीं बोल सकते, इसको बोलेगा एचएनआरएनए। तो पहले एम को मिटा दें यहां पे, तो ये हो गया आपका एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए को कैपेसिटी है ही नहीं कि वो प्रोटीन बना सकता है, उसका ट्रांसलेशन हो जाए। एचएनआरएनए का कभी ट्रांसलेशन हो ही नहीं सकता क्योंकि वो न्यूक्लियस के अंदर होगा और बाहर आएगा ही नहीं। जब तक एमआरएनए नहीं बन जाएगा तब तक वो बाहर नहीं आएगा। तो इसलिए करके जो मेरे को अब जरूरत है मैं उतना ही बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन यदि आपको पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन पढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो देखना होगा। तो आप नहीं देखे होइएगा तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप देखिए वहां पे। लेकिन उसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में से एक स्टेप आया होगा स्प्लाइसिंग। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे हमको करना पड़ेगा, ये एचएनआरएनए जो बना है तो इसमें स्प्लाइसिंग यदि हम लोग कर दे, अभी कैपिंग और चेनिंग का बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये हो गया। लेकिन उसी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन में एक स्टेप बताया कि स्प्लाइसिंग करेंगे। स्प्लाइसिंग करने से क्या होगा, जितने भी इंट्रॉन होंगे रिमूव हो जाएगा और एक्सॉन आपस में जुड़ जाएगा, एक्सॉन आपस में जुड़ जाएगा और ये कहलाएगा एमआरएनए।
अब कहलाएगा mRNA, और mRNA का ही ट्रांसलेशन होता है तो प्रोटीन बनता है। तो यहां पे क्या हो गया कि ये जो प्रोकैरियोटिक जीन था वो डायरेक्ट ट्रांसक्रिप्शन किया तो डायरेक्ट mRNA बना, तो इसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन हो जाएगा तो ये डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा। आपको लग रहा होगा चीजें रिपीट हो रही है? चीजें रिपीट नहीं हो रही है। आप देखिए कहां से यूज हो रहा है। तो इसका मतलब हो गया, आप यदि चाहते हैं कि आप अपने यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट के अंदर पुट कर दे, प्रोकैरियोट के अंदर पुट कर दे और उससे हम प्रोटीन बना ले, तो आपका नॉर्मल प्रोटीन नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? तो ध्यान से सुनिएगा। यदि इस जीन को प्रोकैरियोट के अंदर डाल दिए प्लाज्मिड के मदद से, तो वो जो प्रोकैरियोट बनाएगा, इसी जीन को हमने डाल दिया प्रोकैरियोट के अंदर। ध्यान से देखिएगा, ये जो जीन है, ध्यान से केवल देखिएगा, ये जो जीन है इसको पुट कर दिया प्रोकैरियोट के अंदर। किसके मदद से? तो प्लाज्मिड के मदद, क्योंकि प्लाज्मिड इज अ वेक्टर। इसको पुट कर दिया, तो पुट कर दिया तो यहां पे आपके एक एक्सॉन और एक एक्सॉन, दो एक्सॉन और दो इंट्रॉन है। तो यहां पे आपका हो गया एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन एंड इंट्रॉन। क्लियर? प्लाज्मिड के मदद से यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डाल दिया। क्लियर हो गया? अब उस जीन का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो बनेगा डायरेक्ट mRNA। hnRNA तो बनेगा ही नहीं, डायरेक्ट क्या बनेगा? mRNA। और उस mRNA में प्रोकैरियोट के अंदर जो आपके यूकैरियोटिक जीन का जो mRNA बनेगा, उस mRNA में एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन का सीक्वेंस होगा। और जब ट्रांसलेशन होगा तो इसका मतलब एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन पूरे सीक्वेंस का प्रोटीन बनेगा। लेकिन यहां पे जो आप जो फंक्शनल प्रोटीन बनाए हैं, वो प्रोटीन केवल किसका बना हुआ है? एक्सॉन का बना हुआ है। इंट्रॉन के सीक्वेंस से नहीं आया अमीनो एसिड, इंट्रॉन के सीक्वेंस से अमीनो एसिड नहीं आया। ये जो इंट्रॉन है इसको तो पहले ही स्प्लाइसिंग की मदद से क्या हटा दिया, और केवल जो एक्सॉन का सीक्वेंस और एक्सॉन का सीक्वेंस है वही आपका लेकर के आ गया क्या? तो आपका लेकर के आ गया अमीनो एसिड। तभी आपका प्रोटीन फंक्शनल बना है। नहीं तो इंट्रॉन वाला सीक्वेंस भी यदि अमीनो एसिड कोड कर देता तो फंक्शनल आपका कभी भी बनता ही नहीं अमीनो एसिड प्रोटीन। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ? पूरा क्लियर। जैसे सपोज है, सपोज मैं यहां पे बात करता हूं कि यहां पे है सोहन, या चलिए सोहन वन क्या करेंगे, जैसे यहां पे लिखा हुआ है वाटर, तो प्रोकैरियोट के केस में वाटर ऐसे ही लिखा हुआ, और यूकैरियोट के केस में क्या हुआ है कि बीच में यहां पे आई आ गया, यहां पे जी आ गया, यहां पे सी आ गया। तो अब इसको क्या आप वाटर पढ़ लीजिएगा। लेकिन प्रोकैरियोट के केस में वाटर वाटर के फॉर्मेट पे ही है, बीच में कोई इंटरप्शन नहीं है, नो इंटरप्शन। लेकिन यूकैरियोट में जो है वाटर के बीच में बहुत सारे इंटरप्शन है, जैसे इंटरप्शन 1 आई, इंटरप्शन 2 जी, इंटरप्शन 3 सी। अब इस तीनों को यदि आप रिमूव कर दीजिएगा तब वाटर हो जाएगा, एक मीनिंगफुल चीज बन गया। लेकिन यदि कोई ऐसा ही लिख देगा तब तो मीनिंगलेस हो गया, आप इसको पढ़ ही नहीं पाओगे ये है क्या। तो इसका मतलब जो इंट्रॉन होता है वो मीनिंगलेस होता है। यदि उसका भी एमिनो एसिड कोड हो जाए, उसका भी यूज प्रोटीन बनाने में हो जाए, तब तो जो प्रोटीन यूकैरियोट में बना है वो आपका बेकार हो गया, तो कोई काम का नहीं है। इस लेकर के यूकैरियोटिक सेल पहले क्या करता है, एचएनआरएनए को कन्वर्ट करता है एमआरएनए में और देन प्रोटीन बनाता है, तो सही प्रोटीन बनता है। और एचएनआरएनए से यदि प्रोटीन बना देगा तो बेकार प्रोटीन बनेगा, वो आपके काम का प्रोटीन नहीं होगा।
तो यही काम कौन नहीं कर पाया? तो प्रोकैरियोट नहीं कर पाया कि यहां से इंट्रोन को हटा करके एक्सोन को जोड़ देता। इसका मतलब हो गया कि यहां पे स्प्लाइसिंग मशीनरी नहीं है, प्रोकैरियोट के पास स्प्लाइसिंग मशीनरी नहीं है, स्प्लाइसिंग मशीनरी नहीं है। और स्प्लाइसिंग मशीनरी का ही नाम था स्प्लाइसियोसोम। तो इसका मतलब हो गया कि प्रोकैरियोट के पास में स्प्लाइसियोसोम नहीं है। तो इसलिए करके यदि डायरेक्ट आप यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट के अंदर डाल दोगे तो तुम्हारा एचएनआरएनए जो बना था इसमें, उसी का यहाँ पे डायरेक्ट प्रोटीन बन जाएगा। लेकिन प्रोकैरियोट इसको समझेगा किसके तरह? तो एमआरएनए के तरह ही, क्योंकि ये जो भी आरएनए बनाता है वो एमआरएनए ही बनता है। तो इससे आप अपना भी जीन डाल दिए तो वो जितना बड़ा आरएनए बनेगा उसको एमआरएनए कंसीडर करेगा, पूरे लेंथ का वो क्या करेगा? प्रोटीन बना देगा। नहीं समझ में आया? पूरा क्लियर समझ में आया? तो इसलिए करके यहां पे क्या होगा? यदि ट्रांसलेशन हुआ, यहां जो प्रोटीन बनेगा, यहां जो प्रोटीन बनेगा और यहां जो प्रोटीन बना है, तो एक तो पहली बात हो गई कि यहाँ पे प्रोटीन का लेंथ छोटा हो गया। ये जो प्रोटीन बना इसका लेंथ छोटा हो गया क्योंकि इंट्रोन यहाँ से क्या हो गया? रिमूव हो गया। और सेम जीन है, यही जीन यहाँ पुट किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोटीन का लेंथ क्या हो गया? बड़ा हो गया। रीजन क्या हो गया? यहाँ पे छोटा इसलिए हो गया क्योंकि ये जो इंट्रोन था इसको क्या किया? रिमूव कर दिया और केवल एक्सोन का प्रोटीन बना है। और यहाँ पे क्या हुआ कि इंट्रोन को आपने क्या किया? रिमूव नहीं किया, तो एक्सोन इंट्रोन एक्सोन इंट्रोन मिला करके आपका प्रोटीन बन गया। इसलिए करके प्रोटीन का लेंथ क्या हो गया? ज्यादा, और ये यूजलेस हो गया यूकैरियोट के लिए, यूजलेस प्रोटीन हो गया। तो दिक्कत हो गया। तो इस लेकर के आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जीन जो यूकैरियोटिक जीन होगा उसको डायरेक्ट प्लाज्मिड में डाल करके आप प्रोकैरियोट के अंदर नहीं डाल दीजिएगा, नहीं तो आपके काम का प्रोटीन तो नहीं बनेगा, क्योंकि वो एचएनआरएनए से प्रोटीन बना लेगा। एकदम क्लियर करिएगा। जो नए बच्चे होंगे वो 1 से 2 बार और सोचिएगा जो मैं बोल रहा हूं आपको। अब यहां से यदि ये यूकैरियोट है तो इसको एचएनआरएनए बोला जा सकता है। कौन सा आरएनए? एचएनआरएनए, क्योंकि इसमें इंटरप्शन है बहुत जगह पे। और इसी को यदि आप क्या करोगे? इंटरप्शन को रिमूव कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एमआरएनए। और अब ये जो प्रोटीन बनाएगा वो एकदम यूजफुल प्रोटीन बनेगा। लेकिन यदि प्रोकैरियोट यदि एमआरएनए बनाता है तो डायरेक्ट यही बनाता है, वाटर यूजफुल ही बनाता है, वो डायरेक्ट एमआरएनए बनाता है, एचएनआरएनए नहीं बनाता। कोई इंटरप्शन उसमें नहीं होता, इसलिए करके उसके पास स्प्लाइसियोसोम की जरूरत नहीं है। तो आपको बोलेगा कि यदि आप यूकैरियोटिक जीन को डायरेक्ट प्रोकैरियोट के जीन में डाल के एक्सप्रेस करवा सकते हो क्या? नहीं करवा सकते हो। क्यों? एक्सप्रेस कर जाएगा तो आपका जो प्रोटीन चाहिए, जो एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम नहीं बनेगा, क्योंकि उस प्रोटीन में सीक्वेंस इंट्रोन का भी आ जाएगा। उस प्रोटीन में इंट्रोन का भी सीक्वेंस का एमिनो एसिड आ जाएगा, जो कि आपके काम का नहीं है। तो ये जो स्प्लाइसिंग हुआ ये पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है या पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन? तो ट्रांसक्रिप्शन, ये था ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद है इसलिए कि पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन हुआ, जिसको आपने बोल दिया स्प्लाइसिंग। एंड डाउट्स? ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम को तो सॉर्ट आउट करना पड़ेगा हमको। तो यूकैरियोटिक जीन का प्रोडक्ट प्रोकैरियोट में ही बनाना है ताकि ज्यादा बना सके। तो इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट अब आपको करना है। क्लियर हो गया? तो एक काम करिए, यहां से क्लियर करिएगा। इस प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हम लोग करेंगे। तो आप क्या करिए कि एमआरएनए जो आपका बना है ना, एमआरएनए, इसमें एक्सोन का ही सीक्वेंस है, इसी में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम के मदद से इस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दीजिए। क्लियर हो गया? इस एमआरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर दीजिए। अब जो ये आपका डीएनए का सीक्वेंस होगा, ये जो आपका डीएनए बना होगा, आरएनए का यूज करके हमने डीएनए बनाया, इसलिए कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन चलाएगा। ये आपका डीएनए से, ये आपका डीएनए था, ये आपके डीएनए से बनाया था आरएनए, तो एचएनआरएनए, तो ये क्या कराया? ट्रांसक्रिप्शन। और अब हम क्या किए? एमआरएनए से
डीएनए बना रहे हैं, यानी आरएनए से डीएनए बनाते हैं, ये क्या कहलाएगा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इससे एंजाइम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेड एंजाइम। तो डाउट इसमें? तो अब यहां पे हमारा बन गया डीएनए, और अब इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब इस डीएनए में इसलिए प्रॉब्लम नहीं है कि इस डीएनए में केवल एक्सॉन वाला ही पार्ट होगा। तो इसको यदि हम लोग डाल दे, इसको यदि हम लोग अब यहाँ पे डाल दे प्रोकैरियोट के अंदर, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ध्यान से देखिएगा हम कहां लेके जा रहे हैं। अब इस डीएनए को यदि हम लोग वेक्टर के मदद से, प्लाज्मिड के मदद से प्रोकैरियोट के अंदर यदि डाल दे, तो प्रोकैरियोट में पेन कैंसर है, इस प्रोकैरियोट में आपका क्या करेंगे कि जो आपने डीएनए डाला है तो उसमें केवल एमआरएनए से जो डीएनए बना करके डाला है तो उसमें केवल एक्सॉन का सीक्वेंस है। तो इसलिए करके ये जब आरएनए बनाएगा तो उस आरएनए में केवल एक्सॉन का सीक्वेंस होगा, ये एमआरएनए ही बन जाएगा डायरेक्ट। और ये एमआरएनए से जो प्रोटीन बनेगा, ये प्रोटीन और ये जो प्रोटीन है दोनों सेम होगा। ये जो प्रोटीन जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर बना है और ये जो प्रोटीन प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर बना है, वो दोनों क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि आपने सी डीएनए बना के डाला है। यानी आरएनए से जो डीएनए बनाते हैं उसको बोलते हैं क्लोन्ड डीएनए, यानी सी डीएनए आप बोलते हो। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जब यूकैरियोटिक जीन को आप एक्सप्रेस कराना चाहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो पहला काम ये कर दीजिएगा कि उसका सी डीएनए बना लीजिए, यानी एमआरएनए से डीएनए बना लीजिए, ताकि उस डीएनए में केवल क्या रहे? एक्सॉन का फ्रेगमेंट रहे, एक्सॉन का पार्ट रहे, इंट्रोन का पार्ट नहीं रहे। तो वो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो एकदम एग्जैक्ट सेम बनेगा। समझ में नहीं आई बातें? क्लियर? समझ में आ गया? तो एक व्यू आपको कर दिया कि यूकैरियोट के जीन को यदि एक्सप्रेस कराना है प्रोकैरियोट के जीन के अंदर, तो प्रोकैरियोट के पास में स्प्लाइसियोसोम मशीनरी नहीं है, तो उसको ऐसा डीएनए दो जिसमें कि इंट्रोन का सीक्वेंस नहीं हो, जिसके कारण एमआरएनए पे वो सीक्वेंस नहीं आए। तो डाउट इसमें पूरा क्लियर हो गया? तो इस लेकर के आप क्या करते हो? सी डीएनए बना लेते हो और उस सी डीएनए को प्लाज्मिड में डाल करके तब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इंसर्ट करवाते हो। उससे जो प्रोटीन बनता है और जो यूकैरियोट में जो प्रोटीन सेल में बना होगा, उस दोनों प्रोटीन में कोई अंतर नहीं। यदि आप सी डीएनए डाल करके प्रोकैरियोट में प्रोटीन बनाओ और यूकैरियोट में तुम डायरेक्ट वो प्रोटीन बनाओ उसी जीन का, तो आपका दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। सीक्वेंस 100% सिमिलर आएगा, कोई अंतर नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? तो आपको बोलेगा कि डायरेक्ट क्यों नहीं डालोगे? डायरेक्ट यूकैरियोटिक जीन को प्रोकैरियोट में क्यों नहीं एक्सप्रेस कराओगे? तो क्योंकि उसके पास क्या नहीं है? स्प्लाइसियोसोम नहीं है, जिसके कारण वो स्प्लाइसिंग नहीं कर पाएगा, तो एसएनआरएनए को ही प्रोटीन में कोड कर देगा। तो आप क्या डालोगे? तो सी डीएनए डालोगे। वो बना कैसे होगा? तो आरएनए से डीएनए बनाए होंगे और उस डीएनए को फिर डाल दिए होंगे वेक्टर प्लाज्मिड में, और तब जाके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सप्रेस कराएंगे। तो वो जो प्रोटीन होगा वो फंक्शनल प्रोटीन बनेगा, जो कि यूकैरियोटिक सेल में बना होगा उससे 100% मैच करेगा। क्लियर हो गया? ये पहला प्रॉब्लम बताया कि क्यों नहीं डालेंगे। क्लियर? दूसरा सुनिए, दूसरा क्या प्रॉब्लम होगा? अब यहां से मिटा दे हम लोग यहाँ पे। अब सुनिए, बहुत सारे जो प्रोटीन होते हैं, जो यूकैरियोटिक सेल में जो बहुत सारा प्रोटीन बनेगा, उसमें पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन भी होता है। क्या होता है? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब यहां पे सपोज डेट ये इंसुलिन का जीन था, तो यहां पे आपका जो प्रोटीन बना होगा, ये प्रोटीन में आपके 3 चेन होंगे, ए चेन, सी चेन एंड बी चेन। ये हो गया ए चेन, ये हो गया बी चेन, और दोनों को कनेक्ट कर रहा है। दोनों को क्या कर रहा है? कनेक्ट। ये चेन देखिए दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ए को बी को कनेक्ट कर रहा है, तो ये इसलिए कनेक्ट चेन मतलब सी चेन। अब ये जो आपका ये जो इंसुलिन बना, तो इंसुलिन प्रोटीनेशियस हार्मोन है, प्रोटीन का हार्मोन है। ये जो इंसुलिन बना, इसको इंसुलिन बोलेंगे ही नहीं, ये कहलाएगा प्रो इंसुलिन। प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव हो गया। प्रो आगे लग गया, चलो वो एक्टिव है नहीं, जब तक हटाओगे नहीं तब तक वो एक्टिव होगा नहीं, तो ये कहलाएगा प्रो इंसुलिन। कोई डाउट नहीं है? पूरा क्लियर?
अब यहां पे क्या होगा कि यदि इसको इंसुलिन में कन्वर्ट करना है, प्रो इंसुलिन को यदि आप इंसुलिन में ले आना चाहते हो तो सी चेन को रिमूव करो और ए और बी को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ो। तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको करना क्या पड़ेगा, तो सी को रिमूव करना पड़ेगा, तो सी रिमूव हो जाएगा और ए और बी जो होगा वो आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ जाएगा। और डाइसल्फाइड बॉन्ड का मैंने आपको बहुत क्लियर कर रखा हूं, 16 जो एमिनो एसिड होगा वही बनाया था, बाकी तो कोई नहीं बनाएगा। ये हो गया ए चेन और ये हो गया बी चेन। क्लियर हो गया। तो अब क्या हो गया, यूकैरियोटिक सेल के पास में वो एंजाइम प्रेजेंट है, वो एंजाइम प्रेजेंट है जो कि सी चेन को रिमूव कर देगा और ए और बी को आपस में जोड़ करके एक्टिव इंसुलिन बना देगा, यानी इंसुलिन बना देगा। उसको लिख दिया एक्टिव इंसुलिन ताकि आप देख के समझ सको, इंसुलिन बना देगा, एक्टिव इंसुलिन। तो प्रो इंसुलिन कन्वर्टेड इनटू एक्टिव इंसुलिन। फिर ये जो मॉडिफिकेशन हुआ है प्रोटीन बनने के बाद, जिसको आप पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बोलते हो, वो प्रोकैरियोटिक सेल में संभव ही नहीं, संभव नहीं है। तो जब संभव नहीं है लेकिन फिर भी हम लोग ई कोलाई यानी बैक्टीरिया है उसमें इंसुलिन बनाते हैं, तो कुछ टेक्निक लगाए होंगे। क्लियर हो गया। तो अब आपको यदि कोई ऐसे बोले कि डायरेक्ट इंसुलिन का जीन निकाल करके और प्रोकैरियोट में उसका प्रोडक्ट बनाया जा सकता है क्या, कभी जिंदगी में नहीं बनाया जा सकता। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा, एकदम क्लियर करिएगा। ये जो ए चेन है, जो इली लिली कंपनी, अमेरिका का जो कंपनी है कि इली लिली, उन्होंने किया है, तो क्या किया है हम आपको समझा देते हैं। इसी इंसुलिन के जीन को मेरे को प्रोकैरियोटिक सेल में एक्सप्रेस कराना है। क्लियर हो गया। तो सबसे पहला स्टेप जो आपको बताया था, जो सबसे पहला स्टेप आपको बताया था कि आप सबसे पहले जीन का सी डीएनए बना लीजिए। कौन डीएनए बना लीजिए, सी डीएनए यानी एमआरएनए से। ये ए चेन के लिए सीक्वेंस होगा डीएनए के ऊपर, ए चेन का सीक्वेंस, कोई भी प्रोटीन होगा तो उसका सीक्वेंस होगा डीएनए के ऊपर। कोई भी प्रोटीन बनेगा तो उसका सीक्वेंस डीएनए के ऊपर यानी जीन होगा उसका। बिना जीन का कोई प्रोटीन बन ही नहीं सकता। कोई भी प्रोटीन बना है तो उसका सीक्वेंस कहां है, जीन के ऊपर। वो जीन डीएनए पे हो सकता है या आरएनए पे भी हो सकता है। क्लियर हो गया। तो ए चेन यदि ये प्रोटीन है, सी चेन भी प्रोटीन है और बी चेन भी प्रोटीन है, तो इसका मतलब ए का सीक्वेंस कहां पे होगा, डीएनए पे होगा। सी का सीक्वेंस कहां होगा, डीएनए पे होगा। और बी का सीक्वेंस कहां होगा, डीएनए पे होगा। तो सबसे पहली बात है, यहाँ पे मैं मोटा मोटी यहाँ पे काम कर रहा हूं इसका, अब ध्यान से देखिएगा। इस जगह पे थोड़ा सा चेंज करके आपका काम कर दे रहा हूं, इंसुलिन का बात कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास में एक इंसुलिन का जीन है, इंसुलिन का जीन है। ये जो इंसुलिन का जीन है, तो इस जीन पे, इंसुलिन का जीन और डीएनए पे प्रेजेंट है, इस जीन पे ए के चेन का सीक्वेंस है, सी चेन का सीक्वेंस है और बी चेन का सीक्वेंस है। तो ए चेन के सीक्वेंस को बी चेन के साथ जोड़ा कौन है, सी चेन। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब होगा कि इसका जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो ये तीनों चेन बनेगा, यानी तीनों चेन का पहले एमआरएनए होगा, तो तीनों चेन का एमआरएनए होगा, यानी ए चेन, सी चेन और बी चेन। ये ओवरव्यू केवल कर रहा हूं। ये हो गया। तो ए चेन और बी चेन को जोड़ के कौन रखा है, सी चेन। कोई डाउट है। और ए और बी आपस में अभी जुड़ा हुआ नहीं है। अब यहां पे क्या होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, तो यहां से सी चेन क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। सी चेन, अच्छा पोस्ट ट्रांसलेशनल, पहले ये तो ट्रांसक्रिप्शन हो गया, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद क्या बनेगा, प्रोटीन। क्या बनेगा, प्रोटीन। तो प्रोटीन पहले बना लीजिए, प्रोटीन बना लेता हूं। चलिए प्रोटीन बना लिया, यहां पे क्लियर करिएगा, प्रोटीन बना लिया। यहां पे ये जो ब्लू वाला जो प्रोटीन मैं बना रहा हूं, एमिनो एसिड जो ये ब्लू वाला लिया, ये सी चेन का प्रोटीन।
ये हो गया mRNA, HNRNA नहीं किया, अब डायरेक्ट mRNA कर दिया। ये पहले बना होगा यहाँ पे HNRNA, कौन सा RNA? HNRNA। चलिए यहाँ पे ऐसे कर दिया HNRNA, ये बना होगा HNRNA और HNRNA से बना होगा mRNA। तो हम लोग डायरेक्ट कहां पे आ रहे हैं? mRNA से। कोई भी जीन होगा यूकैरियोट में तो उससे पहले क्या बनेगा? HNRNA, तब उसका पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होकर क्या बनेगा? mRNA। अभी ये जो मेरा इंसुलिन का mRNA बना, तो उस mRNA पे A के प्रोटीन का भी सीक्वेंस है, C प्रोटीन का भी सीक्वेंस है और B प्रोटीन का भी सीक्वेंस है, और A और B प्रोटीन को जोड़े हुआ कौन है? तो C प्रोटीन का सीक्वेंस जोड़े हुआ। क्लियर? जब यहाँ पे इसका ट्रांसलेशन हुआ, mRNA का जब ट्रांसलेशन हुआ, तो इस ट्रांसलेशन से जो प्रोटीन बना, तो उसमें A चेन भी है, प्रोटीन का A चेन, इसको यहां से मिटा रहा हूं, ये हो गया। ये प्रोटीन का A चेन भी है और उसके बाद आपका प्रोटीन का C चेन भी है और प्रोटीन का B चेन भी। इसको अभी इंसुलिन बोला नहीं जा सकता, तो इसको बोलते प्रो इंसुलिन। प्रो वर्ड लग जाए तो इनएक्टिव हो जाता है, जैसे प्रोरेनिन, एक्टिव की इनएक्टिव, इनएक्टिव, और प्रो हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? एक्टिव हो जाएगा, कोई डाउट नहीं। तो ये अभी आपका बना है प्रो इंसुलिन, क्योंकि तीनों चेन है, प्रोटीन का तीनों चेन, A चेन, C चेन और B चेन, और A और B को जोड़ा कौन है? C चेन, कोई डाउट नहीं है। तो A और B को जोड़ा कौन है? C चेन, कनेक्टर है, इसलिए C चेन बोल दिया। अब क्या होगा? ये जो ट्रांसलेशन से जो ये प्रोटीन बन गया, अब इस प्रोटीन का पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, यानी ट्रांसलेशन के बाद मॉडिफिकेशन। दिस वन इज द ट्रांसलेशन। एकदम क्लियर लिख दे रहा हूं ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं हो। अब यहां से क्या हो गया? ये जो प्रो इंसुलिन होगा, अब इसमें क्या होगा? पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। अब ये जो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन होगा, तो इसमें क्या चेंजिंग होगा? तो C चेन हट जाएगा और A और B क्या होगा? आपस में जुड़ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि C चेन को रिमूव कर देंगे, तो C चेन जो आपका है वो C चेन ब्लू से आपका दिखा हुआ है, एकदम क्लियर है, ये आपका रिमूव हो गया C चेन। 1 2 3 4, ऐसे 4 में गिन के नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि गिन के कर रहे हैं आपको ताकि समझ में अच्छे से आ जाए। और A और B चेन आपस में आमने सामने आएगा और इसके बीच में आपका क्या बन जाएगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन जाएगा। अब देखिएगा, मैं B चेन को लंबा कर रहा हूं, किसको लंबा कर रहा हूं? B चेन को लंबा कर रहा हूं और A चेन को छोटा कर दिया, क्योंकि A चेन में कितने अमीनो एसिड होंगे? 21, और B चेन में कितने होगा? 31। ये 32 होगा, 32, ये 30 होगा, 30 होगा, क्योंकि टोटल होगा 51, टोटल 51, ना 52 पहुंचाना है ना 53 पहुंचाना, तो 21 नहीं समझ में आया? कैसे समझ में आया? 21 मतलब A हो गया। अब आप जैसे बोलिएगा 21 मतलब A हो गया, तो A का मतलब ये हो गया कि A में 21 और B वाला में जो होगा वो हो जाएगा 30, क्योंकि टोटल पहुंचाना है 51, 51 आपका। आपको बोले कि इंसुलिन कितने एमिनो एसिड से मिलकर बना हुआ है, तो 51 एमिनो एसिड से मिलकर बना है, जिसमें से A वाला जो चेन प्रोटीन का होगा तो A से हो जाएगा 21, क्लियर हो गया? तो 21 एमिनो एसिड हो गया, यहाँ पे 21 एमिनो एसिड, और 51 पूरा पुराना है, तो 21 में 30 जोड़ेंगे तब 51 हो जाएगा, तो B में आपका हो जाएगा 30 एमिनो एसिड AS। अब ये दोनों चेन आपस में डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ जाएगा। अब ये जो डाइसल्फाइड लिंकेज से जुड़ेगा तो ये बन जाएगा इंसुलिन, और ये जो इंसुलिन होगा ये एक एक्टिव इंसुलिन होगा। क्लियर हो गया? तो यहां पे एकदम क्लियर आपको दिख रहा है कि A चेन और B चेन C चेन के मदद से एकदम क्लियर, कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं ब्लू पेन से आपको अंडरलाइन करके यहाँ पे दिखाता हूँ, ये दिस वन इज द C चेन। तो ये जो C चेन है ना, ये C चेन A और B को क्या हुआ है कि कनेक्ट किया हुआ है। क्लियर? अब इसका क्या हो जाएगा? ये ट्रांसलेशन के बाद ये प्रोटीन बना हुआ है, अब इसका होगा पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो ये जो प्रोटीन बना है ना, इसको बोलते हैं प्रो इंसुलिन। है इंसुलिन का ही प्रोटीन, लेकिन अभी प्रो इंसुलिन है, एक्टिव इंसुलिन नहीं है,
इसको यदि ब्लड में, ह्यूमन बीइंग के ब्लड में डाल दिया जाए तो ये काम नहीं करेगा। प्रो इंसुलिन हमारे बॉडी में काम नहीं करेगा। अब इसी प्रो इंसुलिन का हम लोग पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन करते हैं। तो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जो हमारे सेल के अंदर होता है, तो ये जो सी चेन है, देखिए यहाँ से निकल गया बाहर, तो सी चेन यहाँ से जब बाहर निकल गया तो बचा ए और बी चेन। तो ए और बी चेन को सेल के अंदर जो एंजाइम है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना करके दोनों को क्या किया, जोड़ दिया। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड, यहाँ पे डाइसल्फाइड इसलिए क्योंकि 2 सल्फर है और उसके बीच का बॉन्ड है, तो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया। ध्यान से देखिएगा, ये दिख जाएगा, ये एस डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाया और ए चेन और बी चेन को जोड़ दिया। ए चेन छोटा चेन होगा और बी चेन बड़ा चेन होगा। ए चेन में 21 एमिनो एसिड होगा और बी चेन में 30 एमिनो एसिड होगा। टोटल 51 एमिनो एसिड का हार्मोन होता है इंसुलिन, और इंसुलिन इज द प्रोटीनेशियस हार्मोन। अब प्रॉब्लम क्या होगा, यदि आप डायरेक्ट इस जीन को यदि आप डाल देते हैं किसमें, तो बैक्टीरिया के अंदर, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम बैठेगी कि वो बनाएगा HNRNA का प्रोटीन बनेगा। तो यानी ए चेन, सी चेन और बी चेन के अलावे भी इसमें प्रोटीन घुस जाए, इंट्रॉन वाला। तो इसलिए इसका सॉर्टिंग का आपका तरीका बताया था कि यदि आप बैक्टीरिया में ले आना चाहते हैं तो mRNA से cDNA बना लीजिए। तो आइए इधर हम लोग प्रोकैरियोट के केस का काम करते हैं। तो प्रोकैरियोट के केस में जो काम होगा, कि प्रोकैरियोट के केस में क्या काम होगा, तो सबसे पहला काम कि आप डायरेक्ट इस जीन को मत लीजिए, इस क्रूड डीएनए को मत लीजिए। इस क्रूड डीएनए को लेने का आपका कोई मतलब नहीं है। आप क्या कीजिए कि mRNA से डीएनए बना लीजिए। प्रोसेस होगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और एंजाइम हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। शॉर्ट में लिख दिया, आप समझ जाइएगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन लिखा हुआ है और एंजाइम हो गया रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स, इसी ट्रांसक्रिप्शन को ट्रांसक्रिप्टेज कर दिया, ट्रांसक्रिप्टेज। जो क्या करेगा, ये जो mRNA बना हुआ है इसी का कॉपी बना देगा, तो वो बन जाएगा cDNA। तो यहां पे आपका बन जाएगा cDNA। और मैं बताया था कि cDNA में जो सीक्वेंस होगा केवल एक्सॉन सीक्वेंस होगा, इंट्रॉन सीक्वेंस तो होगा नहीं। इसमें केवल एक्सॉन का ही सीक्वेंस होगा, इंट्रॉन सीक्वेंस तो हो ही नहीं सकता इसके अंदर, क्योंकि mRNA से आप डीएनए बनाए हो। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा समरी करने के लिए आप देखिएगा कि 3 एक्सॉन लिखा हो, और ऐसा मान रहा हूं कि ऐसा मान लिया कि एक एक्सॉन से एक पॉलीपेप्टाइड बन गया। सपोज यहाँ पे बात कर रहे हैं, ऐसा होता नहीं कि एक एक्सॉन से एक पॉलीपेप्टाइड बनाने के लिए मोर देन 1 एक्सॉन चाहिए, लेकिन एक सपोज इसमें मान लिया, इसको कर दिया E1, इसको कर दिया, थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, थोड़ा सा और देखने में आसानी हो जाए, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं तो और आपको आसानी हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा, इस जगह कहां तक दिख रहा है, इस जगह तक तो दिख रहा होगा, यहाँ तक क्लियर एकदम। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पे कर दिया, इसी को लेकर के ऊपर चल रहा हूँ। यहाँ ध्यान से देखिए क्या कर रहा हूँ और कैसे कर रहा हूँ, बैक्टीरिया के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये mRNA को हमको बनाना पड़ेगा cDNA, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से बना लेंगे cDNA। और ये जो cDNA होगा, ये आपको क्लियर दिख रहा होगा, तो ये जो cDNA होगा, तो मैं मान लिया कि इस cDNA के ऊपर एक्सॉन 1 है, एक्सॉन 2 है और एक्सॉन 3 है। सपोज केवल मान लिया है, ऐसा सही नहीं होगा। ये कोई मत समझिए कि ये जो मैं बोला, ये एक्सॉन 1 जो है वो A चेन बनाएगा, एक्सॉन 2 जो है वो C चेन बनाएगा और एक्सॉन 3 जो है वो B चेन बनाएगा। ये सही नहीं है। बहुत सारे एक्सॉन मिल करके एक पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन करता है, लेकिन एक समझने के हिसाब से कि ये एक्सॉन A चेन का हो गया, ये एक्सॉन C चेन का हो गया और ये एक्सॉन B चेन का हो गया, जस्ट समझाने के लिए मैं बात कर रहा हूं। तो इसका मतलब एक प्रॉब्लम तो सॉर्ट आउट कर दिया। यदि mRNA से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से यदि हमने डीएनए बनाया तो उसमें इंट्रॉन का सीक्वेंस नहीं आया, जिसके कारण उसको स्प्लाइसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी। फिर स्प्लाइसिंग आप जाके बायो जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है वहां पे देखिए किस तरीके से पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन किया गया। क्लियर हो गया? तो वहां पे आप श्योर देखिए, स्प्लाइसिंग से इंट्रॉन को रिमूव कर दिया गया, एकदम क्लियर आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। एनसीईआरटी में भी डायग्राम है, उसको भी देखिए, वहां से भी क्वेश्चन डायरेक्ट आता है डायग्राम देख करके भी। तो इसलिए करके हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आप
ये जो अभी आपका डीएनए बना, तो ये सॉर्ट आउट हो गया कि अब ये प्रोकैरियोट के सेल के अंदर ट्रांसक्रिप्शन करके जो एमआरएनए हमारे यूकैरियोटिक सेल में आफ्टर पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन बना था, वो बिना मॉडिफिकेशन का ही प्रोकैरियोटिक सेल में बन जाएगा। तो यानी अब ये जो आपका बनाएगा, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, बैक्टीरिया के अंदर की अब बात कर रहा हूं। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर इस एमआरएनए से बना हुआ डीएनए हमने डाला है, और भी प्लाज्मिड की मदद से। ये जो इससे जो डीएनए बना है वो किसकी मदद से डाला? प्लाज्मिड की मदद से। तो वो तो खैर बाद की बात है, वो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे डीएनए डाल दिया। तो डीएनए डालने के बाद अब क्या प्रॉब्लम हो गया? ये तो सॉर्ट आउट हो गया कि इंट्रॉन सीक्वेंस आने नहीं दिया इस डीएनए पे, इसलिए एमआरएनए पे इंट्रॉन आया नहीं। तो इसलिए करके जो एमआरएनए बना ट्रांसक्रिप्शन के बाद, यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन हुआ, तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद जो एमआरएनए बना, तो वही डीएनए का एक्सॉन का कॉम्प्लीमेंट्री आ गया, E1, E2 एंड E3। ये डायरेक्ट एमआरएनए बन गया। इस पे कहीं भी इंट्रॉन का इंटरप्शन नहीं है, जैसे कि हेट्रो वर्ड नहीं लगे, हेट्रो न्यूक्लियर आरएनए वर्ड नहीं लगे। क्लियर? अब यहां से क्या होगा, जो प्रोटीन बनेगा, अब इसका जो ट्रांसलेशन होगा, तो ट्रांसलेशन के बाद जो प्रोटीन बनेगा, तो वो बनेगा ए चेन और बी चेन। तो ये हो गया ए चेन और बी चेन, और दोनों को जोड़ेगा कौन? तो सी चेन। तो सी चेन बीच में क्या कर दिया? कनेक्ट कर दिया। ये हो गया सी चेन। अब ये जो प्रोटीन बना, ये प्रो इंसुलिन बना, जो कि एक्टिव नहीं होगा और इसको इंसुलिन में कन्वर्ट भी नहीं कर पाएगा। यानी बैक्टीरिया जो है वो सी चेन को रिमूव करके ए और बी को कनेक्ट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरिया जो है, यदि तुम सी डीएनए डाल भी दोगे, तो सी डीएनए के डालने के बाद भी वो एक्टिव इंसुलिन नहीं बना सकता, क्योंकि अब चाहिए हमको पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन। तो इसका मतलब हो गया कि बैक्टीरिया जो है वो पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं कर पाता। इसलिए करके आप यदि इंसुलिन के जीन के एमआरएनए का सी डीएनए बना करके भी यदि बैक्टीरिया के अंदर डालोगे प्लाज्मिड की मदद से, तो उससे जो इंसुलिन बनेगा वो प्रो इंसुलिन ही बनेगा, वो कभी इंसुलिन बन ही नहीं सकता। तो डाउट नहीं। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए इली लिली कंपनी जो यूएसए का है, उन्होंने एक टेक्निक लाया है, जिस टेक्निक को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्लियर हो गया? तो अब इसको सॉर्ट आउट करना है कि ये जो आया ये कैसे करना है। ध्यान से देखिएगा। तो इसको कैसे करना है, तो आप क्या किए, ध्यान से देखिए क्या करते हैं। इधर वाला मिटा दे यहाँ पे। क्लियर हो गया? अब उधर से इधर आते हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है कि इस चीज को यदि हमको सॉर्ट आउट करना है, तो आप इली लिली कंपनी ने क्या किया, ध्यान से देखिएगा। इली लिली कंपनी ने क्या किया कि एक प्लाज्मिड के अंदर ए चेन का जीन डाला और एक प्लाज्मिड के अंदर बी चेन का जीन डाला। क्लियर हो गया? तो यानी दो प्लाज्मिड लिया, एक में ए चेन के जीन को डाल दिया और एक में बी चेन के जीन को डाल दिया। यानी कहने का मतलब सी डीएनए का E1 वाला फ्रेगमेंट एक प्लाज्मिड में और E3 वाला जो ये आपका फ्रेगमेंट है, ये एक प्लाज्मिड में डाल दिया। तो E1 वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो ए चेन बना देगा और E3 वाला जो फ्रेगमेंट होगा वो बी चेन बना देगा। क्लियर हो गया? तो इली लिली कंपनी ये पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन बैक्टीरिया नहीं कर पाता है, यानी सी को हटा के और ए और बी को आपस में नहीं जोड़ पाता। तो इसलिए कि इली लिली कंपनी क्या किया, एक प्लाज्मिड लिया और इस प्लाज्मिड में केवल ए चेन के जीन को डाल दिया, और वो जो जीन डाला वो सी डीएनए डाला होगा, एमआरएनए से बना हुआ डीएनए डाला होगा। तो ये ए चेन का डीएनए डाल दिया और उसके बाद बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया, या बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। ये हो गया। ये प्लाज्मिड जो होगा ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड होगा। और दूसरा बैक्टीरिया लिया, उसमें जो प्लाज्मिड डाला, उस प्लाज्मिड में बी चेन का डीएनए डाल दिया, ये हो गया आपका बी चेन। क्लियर हो गया? अब क्या हो गया, एक में ए चेन का डाला हुआ है, ये ए चेन हो गया और एक में बी चेन हो गया। क्लियर हो गया? तो यहां पे क्या होगा कि अब ये जो बैक्टीरिया, और ये भी जो ए चेन का जो जीन डाले होंगे, वो सी डीएनए होगा, यानी एमआरएनए से बनाया हुआ डीएनए होगा। बार बार एक ही चीज फोकस कर रहा हूं,
स्प्लाइसिंग नहीं कर सकता बैक्टीरिया, इससे कि ह्यूमन जीन को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता, इससे कि पूरा इंसुलिन के जीन को mRNA वाले को डायरेक्ट नहीं डाल सकते, इससे कि एक में A डाल दिया और एक में B डाल दिया, ये हो गया प्लाज्मिड और ये भी हो गया प्लाज्मिड, ये हो गया। अब क्या होगा, इसको बायोरिएक्टर में डालेंगे, आगे आपको पढ़ाएंगे कि बायोरिएक्टर क्या होता है। तो बायोरिएक्टर में जब डालेंगे तो उसमें आपका बनेगा A चेन, ओनली A चेन, जो 21 एमिनो एसिड का होगा और केवल A चेन बनेगा, और इधर से आपका बनेगा B चेन, केवल B चेन बनेगा, और ये जो होगा ये 30 एमिनो एसिड का होगा, क्योंकि टोटल पुराना है 51, तो 31 और 21, क्लियर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर लेंगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर A चेन को और B चेन को दोनों जगह से ले लेंगे। तो A चेन और B चेन को टेस्ट ट्यूब के अंदर लिया, ये A चेन हो गया जो 21 एमिनो एसिड का बना हुआ है, और ये B चेन हो गया जो कि 30 एमिनो एसिड का बना हुआ, और इसको कर देंगे ऑक्सीडाइज। क्या कर देंगे, ऑक्सीडाइज, और जैसे ऑक्सीडाइज होगा कि डाइसल्फाइड लिंकेज बन जाएगा। इसको बाहर निकाल के दिखा रहा हूं, ये जो A चेन है, ये जो A चेन है और ये जो B चेन है, तो यहाँ पे A चेन और B चेन जो आपका है, तो यहाँ पे हम दोनों को अलग अलग बायोरिएक्टर से लेकर के आए। एक बायोरिएक्टर में B चेन बन रहा था और एक बायोरिएक्टर में A चेन बन रहा था। तो एक बायोरिएक्टर में जो बैक्टीरिया डाले हैं उसके प्लाज्मिड में A चेन का जीन था, वो भी cDNA वाला, और एक बायोरिएक्टर में जो बैक्टीरिया डाला उसमें जो प्लाज्मिड डाला था उसमें B चेन का cDNA था, B चेन का cDNA। तो इधर से B चेन निकाल लिया इससे और इधर से निकाल लिया A चेन, और दोनों को टेस्ट ट्यूब में ले गया। कहां ले गया, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब में ले जाने के बाद क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा, टेस्ट ट्यूब में ले जाने के बाद क्या हुआ कि ऑक्सीडाइज किया इसको। क्यों बोलते हैं ऑक्सीडाइज किया, जो सिस्टीन जो होगा तो सिस्टीन के पास में SH होता है, और इधर भी सिस्टीन होगा तो उसके पास में SH होगा। तो अब ये क्या होगा, ये जो HH है ये H2 बन करके निकल जाएगा। तो किसी से भी हाइड्रोजन निकलना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ऑक्सीडेशन 3 तरीके से होता है, किसी से आप हाइड्रोजन निकाल दो या इलेक्ट्रॉन निकाल दो या ऑक्सीजन को जोड़ दो, तो ये कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो आपने यहाँ क्या किया कि जो सिस्टीन का एमिनो एसिड दोनों साइड से, तो आपने हाइड्रोजन को निकाल दिया, तो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन। तो इसीलिए क्या बोला कि A चेन और B चेन को ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ऑक्सीडाइज जैसे ही होगा तो ये S आपस में जुड़ जाएगा, और इसी बॉन्ड का नाम है डाइसल्फाइड बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो ये जो डाइसल्फाइड बॉन्ड बना, तो ये बहुत सारा बनेगा, इसके कारण क्या होगा, A चेन और B चेन आपस में जुड़ा होगा, और अब ये जो हो जाएगा ये बन जाएगा एक्टिव इंसुलिन, या इंसुलिन बोल दोगे तो समझ में आ जाएगा कि एक्टिव है, और ये जो प्रो लगा दोगे तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो इली लिली कंपनी ने क्या किया कि एक्टिव इंसुलिन बनाने का तरीका दिया है, और ये वैक्सीन भी बनाता है। इली लिली कंपनी बहुत सारे वैक्सीन बना रखे हैं, USA की कंपनी है, इंडियन कंपनी नहीं है। इंडियन कंपनी अभी बहुत कोशिश कर रहा है और बहुत अच्छा कर सकता है। तो यहाँ पे ये USA का कंपनी जो है, इसने क्या किया, और इंडियन कंपनी इसलिए अच्छा कर सकता है क्योंकि आने वाले समय में आप ही लोग डॉक्टर बनेंगे और आप ही लोग इजाद करेंगे किसी भी चीज का, क्योंकि आप ही के ऊपर में, आप ही को करना है, और आप ही करिएगा तभी होगा, ऐसे होना है नहीं। आप लगिएगा, नवजुवक लगेगा, तब जाकर के कोई, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी से ही कोई कंट्री आगे बढ़ता है। इकोनॉमी तो सेकेंडरी चीज होती है, किसी भी कंट्री का ये इकोनॉमी अच्छा होगा तो ये होगा, लेकिन जिसका टेक्नोलॉजी अच्छा होगा उसका इकोनॉमी अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो बहुत सारे इकोनॉमी के टीचर इसमें सहमत नहीं होंगे, लेकिन मेरा सीधा कहना है, हम साइंस के फैकल्टी हैं, इकोनॉमी तभी अच्छा होगा जिसका टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा होगा। अभी यदि कोरोना वायरस का यदि कोई बना दे वैक्सीन, अभी आपको हम दिखाएंगे कैसे बनता है, कैसे डिटेक्ट होता है, तो इसका मतलब हो गया कि उसका यदि साइंस टेक्नोलॉजी अच्छा है, वैक्सीन बन गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, इकोनॉमी अपने आप अच्छा हो जाएगा, GDP सब बढ़ जाएगा अपने आप। क्लियर हो गया। तो इसलिए कि आप ही के ऊपर है सारा चीज, करना आप ही को। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये जो इंसुलिन बना ये एक्टिव इंसुलिन बना, लेकिन इसके जो प्रोटोकॉल थे, इसके जो मैथड्स थे, इस मैथड्स को इली लिली कंपनी USA का जो है उसने दिया था। एक बैक्टीरिया में A चेन का प्लाज्मिड डाल दिया और एक बैक्टीरिया में B चेन का प्लाज्मिड डाल दिया। लेकिन ये ध्यान रखना, कभी भी किसी प्रोकैरियोटिक सेल में आपको
एक्सप्रेस कराना है किसी भी चीज को, तो उसमें जो डीएनए डालना वो क्रूड डीएनए नहीं डालना, जैसा डीएनए जीन है वैसा नहीं डाल देना, उसको एमआरएनए से डीएनए बना के डालना। और पोस्ट ट्रांसलेशनल वाला जो मॉडिफिकेशन यानी प्रोटीन में जो मॉडिफिकेशन होता है वो पहले से ही किया हुआ होना चाहिए, उसके अंदर जाके नहीं होगा, क्योंकि प्रोकैरियोट के अंदर ना पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन मॉडिफिकेशन होता है ना पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन होता है। कहां पर आए हैं? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए किस वीडियो में है, देख के हम आपसे मिल ही लेंगे, तो इसे एकदम क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये इली लिली कंपनी का है, ठीक है, ये एप्लीकेशन में था आपका, लेकिन हम चूंकि पूरा बायोटेक दोनों चैप्टर को एक बायोटेक हेडिंग के अंदर ही पढ़ाते हैं, तो इसको एकदम क्लियर करिएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं है, पूरा बायोटेक पढ़ लीजिएगा वीडियो, तब आप क्वेश्चन का प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। आइए आगे। अब इसमें हम लोग आगे बात करेंगे। अब इस जगह से ये हमारा यहाँ पे पॉइंट खत्म हुआ। अब आइए हम लोग क्या करते हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या हुआ है, कैसे क्या किए हैं, उसका एक एक का एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे, और तब जाकर के हमको चीजें एकदम क्लियर, कॉन्सेप्ट तो बन ही गया है, बस एप्लीकेशन देख लेने से क्या होगा कि आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाएगी। आइए हम लोग सबसे बड़ी बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आप क्या करते हो, तो ध्यान से देखिएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में एक बार हम समरी कर दे रहे हैं टेक्नोलॉजी में, तो क्या करोगे, पहला फॉरेन डीएनए लोगे, फॉरेन डीएनए, इसको कैरी करने वाला वेक्टर, और फिर लोगे होस्ट सेल। ये हुआ रिक्वायरमेंट। ये क्या हो गया, रिक्वायरमेंट। इतना आपको लेना पड़ेगा। अब फॉरेन डीएनए लोगे, वेक्टर लोगे, होस्ट सेल लोगे, ये मेन रिक्वायरमेंट में आ गया। अब इंजाइम में यदि बात करो, चौथा नंबर में आप इंजाइम बात करोगे, तो इंजाइम लेना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, जो मैं पहले ही बता रखा हूं, बताऊंगा आप कुछ नहीं, बस इसको एक बार सिलेबिक कर रहा हूं मैं। रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, रिस्ट्रिक्शन इंजाइम, और रिस्ट्रिक्शन इंजाइम में कौन सा इंजाइम, तो इंडोन्यूक्लियस, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, एकदम रिस्ट्रिक्शन इंजाइम में रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, इंडोन्यूक्लियस ये हो गया। और इसका काम है काटना, तो कोई चीज को काटा जाएगा तो जोड़ना भी चाहिए हमको, तो लाइगेज। ये हो गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में रिक्वायरमेंट। इतना चीज आपके पास में होना चाहिए। अब क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना है मेरे को, स्टेप्स किसका, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाने का। स्टेप्स किसका, तो भैया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर्मेशन, स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड फॉर्मेशन, प्लाज्मिड फॉर्मेशन। ये हो गया। तो क्या स्टेप्स में क्या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड हमको बनाना है, तो सबसे पहले रिकॉम्बिनेंट में री मतलब हो गया नया, कॉम्बिनेंट मतलब कॉम्बिनेशन, नया कॉम्बिनेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेक्टर के साथ फॉरेन डीएनए को क्या करना, कनेक्ट कर देना। और वो भी मैं बताया कि यदि यूकैरियोटिक डीएनए है फॉरेन डीएनए, तो वो डायरेक्ट फॉरेन डीएनए नहीं होगा, वो सी डीएनए लेंगे उसका, बता रखा हूं अभी। इस लेकर के अब यहाँ पे आया, इसको पहले नहीं किया, इस जगह पे किया। क्लियर हो गया। तो आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट पहले प्लाज्मिड फॉर्मेशन करना है, तो सबसे पहले आप लिए एक प्लाज्मिड, एक प्लाज्मिड लिया। प्लाज्मिड का दो टाइप था, प्लाज्मिड को ही आप लोग वेक्टर बोलते हो, जो कि वेक्टर इसलिए क्योंकि फॉरेन डीएनए को कैरी करता है, और उसमें दो टाइप था, एक था क्लोनिंग वेक्टर और एक था एक्सप्रेशन वेक्टर। क्लोनिंग का सबसे कॉमन क्लोनिंग वेक्टर क्या था, पीवीआर 322, और एक्सप्रेशन वेक्टर में अभी आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं एक प्लाज्मिड लिया हूं। अब इस प्लाज्मिड, ये जो प्लाज्मिड होगा, इसमें तीन चीजें तो मैं एकदम क्लियर आपको पहले ही बता रखा था। एक ओरी साइट होगा, क्लियर हो गया,
और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट भी होगा और प्लस सिलेक्टेबल मार्कर होगा। सिलेक्टेबल मार्कर के रूप में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन का यूज किया जा सकता है। तो एमपीआर मतलब एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट हो गया और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट, ये दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर पीवीआर 322 में था। तो ये टीईटी का मतलब हो गया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। और स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन साइट भी होना चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट ले लिया, यहाँ पे जैसे आपका इधर है टेट्रासाइक्लिन बाम H1, बाम H1। मैं आपको पहले बता रखा था कि यहाँ पे P है तो P वाला होगा। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो वो सब तो मैं आपको कर दिया, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ये बाम H1 है, इस तरह से 8 रिस्ट्रिक्शन साइट इसके पास में, इस प्लाज्मिड के पास में पीवीआर 322 जो क्लोनिंग वेक्टर है इसके पास में स्पेसिफिक 8 रिस्ट्रिक्शन साइट होंगे जो कि कहीं दूसरी जगह नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे कि इस प्लाज्मिड को बाम H1 से कट कर लेंगे। क्लियर हो गया। और फॉरेन डीएनए को भी कट कर लेंगे। तो एक जो फॉरेन डीएनए मेरा है, ये फॉरेन डीएनए है और ये प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड है। अब ये फॉरेन डीएनए है, फॉरेन डीएनए। तो ये क्या किया कि फॉरेन डीएनए जो कि ह्यूमन का ही डीएनए है, जो इल्यूशन से निकाला, अभी आपको इल्यूशन पढ़ाया, क्लियर हो गया। तो उस इल्यूशन से जो निकाला उसी का बात कर रहा हूं। तो अभी यहाँ पे क्या हो गया कि इल्यूशन से निकाला फॉरेन डीएनए। अब ह्यूमन बीइंग का है कि किसका है ये अभी हमको पता नहीं, लेकिन फॉरेन डीएनए और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाना मेरा अभी मेन मोटो है। क्लियर। इस फॉरेन डीएनए को और बाम H1 से इस फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे और इस प्लाज्मिड को भी बाम H1 से कट करेंगे। ये हमेशा याद रखिएगा, प्लाज्मिड को जिससे कट करोगे उसी से फॉरेन डीएनए को भी कट करेंगे। यानी सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर देंगे। कट किसको? तो प्लाज्मिड को भी या प्लस फॉरेन डीएनए को भी। इससे क्या हो जाएगा? प्लाज्मिड एफ से क्या हो जाएगा? फॉरेन डीएनए। क्लियर हो गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि सेम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर दिया प्लाज्मिड को भी और फॉरेन डीएनए को। ये एफ से हो जाएगा फॉरेन डीएनए। बोल रहा हूं, आप समझ गए होंगे। क्लियर हो गया। तो क्या होगा यहाँ पे, ऐसा आपका ओपन अप हो जाएगा। ये ओपन अप कैसे हो गया? तो ऐसे आपका प्लाज्मिड यहां से कटा होगा, टेट्रासाइक्लिन रीजन से ये प्लाज्मिड आपका कट हुआ होगा। तो यहां से कट हुआ तो ये ओपन हो गया इस तरीके से प्लाज्मिड, और ये भी कट हुआ तो इसका भी इस तरीके से हो गया। ये भी कट होकर के ऐसा भी बना हुआ है। ये आपका फॉरेन डीएनए है और ये आपका प्लाज्मिड है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, समझ में आ गया होगा। क्लियर। अभी ये आपका बन गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड? नहीं बना, क्योंकि ये दोनों जब तक जुड़ेगा नहीं, दो डिफरेंट स्पीशीज का जब डीएनए जुड़ता है तब रिकॉम्बिनेंट कहलाता है। क्लियर हो गया। तो अब इस दोनों को जोड़ने के लिए हमको यूज करना पड़ेगा लाइगेज, लट्ठा ऑफ द डीएनए। यानी कहीं भी डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम आपको यूज करना है। अब ये लाइगेज क्या करेगा? इसको जोड़ देगा। ध्यान से देखिएगा तो कैसे जोड़ देगा। तो ये क्या करेगा? लाइगेज इसको क्या करेगा? दोनों डीएनए जो आपका है उस डीएनए को, यानी फॉरेन डीएनए को और प्लाज्मिड डीएनए को जोड़ दिया। तो ये हो गया फॉरेन डीएनए, ये हो गया प्लाज्मिड डीएनए। अब ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बन गया। स्टेप 1 मेरा क्लियर हो गया। यदि आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो पहला स्टेप में कीजिए कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन कर दीजिए। इतना है रिक्वायरमेंट, इतना क्या है आपका रिक्वायरमेंट। और ये चल रहा है अब स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो पहला स्टेप 1 में रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का आप क्या करिए? फॉर्मेशन कैसे करिए? क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब सेकेंड स्टेप में चलते हैं। आइए सेकेंड स्टेप ध्यान से सुनते जाइएगा। सेकेंड स्टेप में क्या होगा एकदम क्लियर करिएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिक्वायरमेंट सब तो क्लियर आपका हो गया। होस्ट क्या होगा? प्लाज्मिड के हिसाब से होस्ट होता है, वेक्टर के हिसाब से होस्ट दिया जाता है। बात समझ में आ रही है? जैसा वेक्टर होता है मोस्ट ऑफ द प्लाज्मिड वेक्टर का जो होस्ट होता है वो इकोलाई बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया ही होता है। क्लियर। अब ये सेकेंड स्टेप में आप लोग काम करते हैं। फर्स्ट स्टेप तो मेरा हो गया कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का फॉर्मेशन हो गया। सेकेंड स्टेप में हमको क्या करना है? तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड का, जो आपका रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, उसको होस्ट सेल के अंदर डालना है।
आपका जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, कौन सा प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बना है, उसको कहां डालना है, तो होस्ट सेल के अंदर डालना। सेकेंड स्टेप आपको करना है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट है या ट्रांसफॉर्मेशन जो किया है वो कौन किया, ग्रिफिथ किया। फिर कहां पर है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में, यानी आप उसको छोड़ करके बायोटेक्नोलॉजी में, तो क्योंकि हम बोल दे रहे हैं इसलिए करके, नहीं तो उसके बिना ये हो ही नहीं सकता है। बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बेसिस ही है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो दिया है ग्रिफिथ, और ट्रांसडक्शन जो है वो दिया लेडरबर्ग। लेडरबर्ग जो कि अभी आपका आएगा, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग भी किया है, लेडरबर्ग रेप्लिका प्लेटिंग भी किया है। तो वो लेडरबर्ग जो है वो ट्रांसडक्शन दिया है, और ट्रांसफॉर्मेशन जो दिया वो ग्रिफिथ दिया। ट्रांसफॉर्मेशन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, अपने आप इंटर कर जाता है। इसलिए करके जैसे ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के पास में ये जो डीएनए है ये अपने आप स्वतः इंटर कर जाएगा, इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। लेकिन यदि कोई वायरस किसी बैक्टीरिया के अंदर डीएनए को पुट करता है तो ये आप देखिए कि ये लगेगा आपको कि वर्टिकल मूवमेंट। बात समझ में आया। तो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट किसको बोलते हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और दिस वन इज आल्सो कॉल्ड द वर्टिकल मूवमेंट। लेकिन इसमें वर्टिकल मूवमेंट का कोई दिया हुआ नहीं है, लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट के लिए बोला गया है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, जेनेटिक मटेरियल का हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। अब आइए ट्रांसफॉर्मेशन कराना है। तो अभी आपने क्या किया था कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया था, और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बनाया था उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में ये तो एक तो बैक्टीरिया का डीएनए, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए था ही, और उसके अलावा इसके पास में एक फॉरेन डीएनए था। तो मैं फॉरेन डीएनए को लिख दिया था एफ से, और प्लाज्मिड डीएनए को लिख दिया था पी से, और ये हो गया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। क्योंकि बैक्टीरियल प्लाज्मिड डीएनए भी है और फॉरेन डीएनए भी। अब ये फॉरेन डीएनए किसी का भी हो गया। अब ट्रांसफॉर्मेशन करना है, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हुआ कि डीएनए का अपने आप बैक्टीरिया के अंदर इंटर कर जाना। क्लियर हो गया। तो अपने आप इंटर कर जाना, तो इस बैक्टीरिया के अंदर इस प्लाज्मिड को इंटर करवाना है, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और ये बैक्टीरिया इतना आसानी से इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, करेगा, ये करेगा ही नहीं। कोई डाउट है? तो इसके लिए ये जो बैक्टीरिया है, ये जो बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर हमको रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को इंटर कराना है। तो इस बैक्टीरिया को आप होस्ट भी बोलते हैं, होस्ट सेल भी बोलते हैं। तो इस होस्ट सेल के अंदर प्लाज्मिड को इंटर कराना है, तो इस बैक्टीरिया को आपको बनाना पड़ेगा कॉम्पिटेंट सेल। कॉम्पिटेंट सेल का मतलब हो गया रेडी टू एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए, रेडी टू एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए। एक लाइन में हो जाएगा कि कॉम्पिटेंट सेल का मतलब हो जाएगा रेडी टू एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए। यानी फॉरेन डीएनए को लेने के लिए वो आप तैयार हो गया। तो इतना आसानी से तो ये तैयार होगा नहीं, ये जो बैक्टीरिया, ये जो होस्ट सेल है, ये आसानी से तैयार होगा नहीं इस फॉरेन डीएनए को लेने के लिए, क्योंकि ये यदि इस फॉरेन डीएनए को लेगा तो इसको एक्स्ट्रा लोड पड़ जाएगा कि जो फॉरेन डीएनए है इसका भी प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। तो काम तो कोई करना चाहता नहीं है दुनिया में। जब मजबूरी पड़ती है तब इंसान काम करता है, नहीं मजबूरी जो काम नहीं करेगा। एग्जाम है इसलिए बच्चा पढ़ता है, एग्जाम हो ही नहीं, पढ़ाई बड़ा मजेदार हो जाता है। बस एक ही वो कंडीशन जो है वो गड़बड़ है, एग्जाम जो होता है वही गड़बड़। एग्जाम नहीं हो और पढ़े कि जिंदगी भर बोले पढ़ना पड़ेगा तो सब तैयार रहेगा। जहां तक जिंदगी भर पढ़ लेंगे हम सब, लेकिन यहाँ क्या है कि एग्जाम है इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, और जिंदगी में कुछ करना है इसलिए करके भी प्रॉब्लम। तो मजबूरी है तभी आप सक्सेस कर रहे हैं।
आपके पास यदि मजबूरियां नहीं होगी तो आप कभी भी बहुत बड़े ऊंचाई को छू ही नहीं सकते। तो यहां पे ये अच्छा काम करने के लिए प्रेशर बनाना ही पड़ता है। व्हाट्सएप चलवाने के लिए थोड़ी प्रेशर बनाना है। कभी गार्जियन को बोलना ही नहीं, बच्चा बहुत दिन हो गया है व्हाट्सएप थोड़ा सा चला लो, फेसबुक चला लो, बोलने की जरूरत नहीं है, आप उसमें अपने उस्ताद है। लेकिन यूट्यूब पे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का वीडियो आया है, इसको देखने के लिए आप हो सकता है कि गार्जियन को बोलना पड़ जाए, तो वो अच्छी चीज है, तो इसके लिए बोलना पड़ेगा। तो अच्छे काम के लिए प्रेशर बनाना पड़ता है, लेकिन कोई घटिया काम है उसके लिए कोई प्रेशर बनाने के बच्चे के ऊपर कोई जरूरत नहीं है। तो वही बात है कि बैक्टीरिया जो है इतना आसानी से तो ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि इसको एक एक्स्ट्रा काम पड़ जाएगा कि जो फॉरेन जीन है इसको भी एक्सप्रेस करवाना पड़ सकता है या क्लोन करना पड़ सकता है। ये वेक्टर पे डिपेंड करेगा। यदि ये पीवीआर 322 का है तो क्लोनिंग वेक्टर तो क्लोन करना पड़ जाएगा। तो इसलिए कि ये इतना आसानी से ये आपका एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, तो इसको क्या बना दे, कॉम्पिटेंट बना दे। तो अब इसको पहले कॉम्पिटेंट बना लेंगे तब ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेल लिया है, इसलिए करके ये क्या किया है, फॉरेन डीएनए को एक्सेप्ट कर लिया, कोई डाउट नहीं। तो अब कॉम्पिटेंट बनाना सिखा दे आपको कि कॉम्पिटेंट, और क्योंकि छोटा स्टेप से कॉम्पिटेंट बनता कैसे, कोई बैक्टीरिया कैसे कॉम्पिटेंट बनेगा, तो एक लाइन में मैं बताता हूं आपको। फॉर्मेशन ऑफ, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ कॉम्पिटेंट सेल, यानी आप कॉम्पिटेंट सेल का फॉर्मेशन कैसे करोगे, या होस्ट बोल सकते हो। ये दिख रहा होगा यहाँ पे, ये कॉम्पिटेंट सेल। तो इसका एक खाली वर्ड याद करोगे ना तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इसको बोलते हैं कि कॉम्पिटेंट सेल यदि बनाना है तो कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट कर दीजिए। ट्रीटमेंट, कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट, मैं बेसिक आपको बता देता हूं, आपको अपनी समझ में आ जाएगा क्लियर। किसी भी चीज को यदि गर्म करोगे तो वो एक्सपेंड करेगा, ठंडा करोगे तो सिकुड़ेगा। तो बार बार यदि किसी को खींचो और छोड़ो, खींचो और छोड़ो, तो उसका जो नॉर्मल साइज होगा उससे बड़ा हो जाएगा। जैसे रबर जो बेंड होता है, रबर जो आपका रबर बेंड जो है, उस बेंड को क्या कीजिए, बार बार पकड़िए, खींचिए, पकड़िए, खींचिए। तो शुरू में जो आप जिस समय रबर बेंड लिए होंगे उसका साइज ये होगा, और इसको बार बार पकड़िएगा, खींचिएगा, फिर उसको यदि आप छोड़ दीजिएगा तो नॉर्मल साइज से साइज क्या हो गया, थोड़ा बड़ा हो गया। कोई डाउट नहीं है। तो उसी तरीके से क्या होता है ना कि हीट, कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट जब आप करते हैं तो कोल्ड से क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो पोर होता है, वो पोर क्या हो गया, छोटा हो गया कोल्ड से, और जब हीट किए तो बड़ा हो गया, फिर कोल्ड ट्रीटमेंट किए तो छोटा हो गया, फिर हीट किए तो क्या हो गया, बड़ा हो गया। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है। तो ये आप खाली एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया कि कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट से कैसे एक बैक्टीरिया अपने अंदर डीएनए को लेने के लिए रेडी हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, हम स्टेप आपको बता देते हैं। एक इपेन ड्रॉप लेना है, इस इपेन ड्रॉप में बफर ले लीजिए, बफर। क्लियर हो गया। और जिस बैक्टीरिया को या जिस सेल को कॉम्पिटेंट बनाना है उसको ले लीजिए। तो सपोज हमने बैक्टीरिया ही ले लिया, बैक्टीरिया, या हमने इसी सॉल्यूशन में बैक्टीरिया ले लिया, और इसमें इस बफर में, इस बफर सॉल्यूशन में सॉल्ट होना चाहिए। बफर सॉल्यूशन में साल्ट होना चाहिए। क्या साल्ट होना चाहिए, तो कैल्शियम क्लोराइड का, यानी CaCl2। बफर सॉल्यूशन कंटेन साल्ट। किसका साल्ट, तो कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट। अभी आपको बता दूंगा कि कैल्शियम क्लोराइड का साल्ट क्यों बोल रहे। क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा कि इसके एपेंड ऑफ के कैप को लगा दीजिए अपने इसमें। इसके फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्पिटेंट के लिए रिक्वायरमेंट हो गया होस्ट सेल, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड साल्ट, कोई डाउट नहीं है, और बफर में ही होगा कैल्शियम क्लोराइड साल्ट। क्लियर हो गया।
और हीट एंड कोल्ड करना है, हीट एंड कोल्ड का ट्रीटमेंट करना है। तो यानी कोल्ड के लिए आइस होना चाहिए और हीट के लिए तो वाटर बाथ। क्लियर हो गया? कोल्ड ट्रीटमेंट करिएगा तो आइस में डाल देना है, और यदि हीट करना है तो उसको क्या करना है, गर्म पानी में डाल देना है, वाटर बाथ बताया हूं आपको, वाटर बाथ। या आप पानी ऐसे भी मैनुअली गर्म करके थर्मामीटर लगा के चेक कर लीजिए, 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन है, बस उसको बंद कर दीजिए, गैस को बंद कर दीजिए। तो ये तो पता ही कि वाटर लंबे समय तक हीट को पकड़ करके रखता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? यहाँ पे कुछ ही सेकंड का काम करना है हमको, तो इतना चीज चाहिए। यदि आप फॉर्मेशन ऑफ द कंपिटेंट सेल करना चाहते हैं तो जिसका करना चाहते हैं वो सेल ले लीजिए, कैल्शियम क्लोराइड साल्ट ले लीजिए, हीट ट्रीटमेंट करना है एंड कोल्ड ट्रीटमेंट करना है। तो हीट के लिए आप वाटर बाथ ले लिए और कोल्ड ट्रीटमेंट के लिए आपने आइस ले लिया। क्लियर? तो ये आप होस्ट सेल को या बैक्टीरियल सेल को डाल दिए हो इपेन ड्रॉप में, और बफर सोल्यूशन में ही आपका कैल्शियम क्लोराइड है, और इसके बाद इसके इपेन ड्रॉप के कैप को लगा दिया। क्लियर हो गया? अब इसको क्या करिएगा, तो सबसे पहला स्टेप हीट ट्रीटमेंट कीजिएगा। अब इसको पहला फर्स्ट स्टेप में दिख रहा होगा, पहले इसको हीट ट्रीटमेंट कर दीजिए, यानी हीट शॉक, हीट शॉक कर दीजिए। तो हीट शॉक यदि आप करिएगा, इस इपेन ड्रॉप को हीट शॉक करिएगा, तो ये टेम्परेचर हीट का मेंटेन कीजिएगा 42 डिग्री सेंटीग्रेड, कोई डाउट नहीं है। और अब जाकर के ये इसी इपेन ड्रॉप में हो रहा है, और अब जाकर के इसको दूसरा स्टेप में करिएगा कोल्ड ट्रीटमेंट। कोल्ड शॉक भी बोल सकते हो, कोल्ड ट्रीटमेंट भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? कोल्ड ट्रीटमेंट फ्यू सेकेंड्स के लिए करिएगा। क्लियर हो गया? फ्यू सेकेंड्स के लिए कोल्ड ट्रीटमेंट। अब इसमें जो होस्ट सेल होगा, ये होस्ट सेल रेडी फॉर एक्सेप्ट फॉरेन डीएनए हो गया होगा। क्यों हो गया होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये जो बैक्टीरिया आपका है, तो जैसे हीट किए होइएगा तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसका है ये पोरस हो गया होगा। इसलिए पोरस हुआ होगा, ध्यान से सुनिएगा। इसके दो कारण, एक तो पहले आप हीट किए तो फैला, और फिर कोल्ड किए तो वो क्या सिकुड़ा। लेकिन फैलना और सिकुड़ना जब होगा तो नॉर्मल से थोड़ा साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर हो गया? और आपको पता है ना कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का बना होता है, और फॉस्फेट पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो अब सुनिएगा, तो यहाँ पे एक बड़ा सा पिक्चर मैं बनाना चाह रहा हूँ, बड़ा सा पिक्चर, इसको हटा रहा हूँ यहाँ से, ध्यान से देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आपका बैक्टीरिया जो है ये क्यों कॉम्पिटेंट हो गया होगा, ध्यान से सुनिएगा। ये बैक्टीरिया क्यों कॉम्पिटेंट हो गया, ये बैक्टीरिया जो आपने इसमें डाला है, ये बैक्टीरिया क्यों कॉम्पिटेंट हो गया, तो इसको मैं समझा रहा हूं। ये एक बड़ा सा बैक्टीरिया मैं लिया, और इस बैक्टीरिया में क्या हो गया, ये कॉम्पिटेंट क्यों हो गया, क्यों ये फॉरेन डीएनए को ले लेगा। तो अब ध्यान से सुनिएगा, इसका रीजन ये हुआ होगा कि यहाँ पे जो आपने हीट किया तो क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक्सटेंशन होगा, और यदि कोल्ड करोगे तो श्रिंकेज होगा। तो यानी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के कारण क्या होगा, जो नॉर्मल साइज होगा पोर का उससे बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, पोर बनेगा, ये पोर बनेगा, ध्यान से सुनिएगा। और ये जो पोर बनेगा ये छोटा छोटा पोर बनेगा। क्लियर? लेकिन जो आपने कैल्शियम आयन यूज किया है, तो यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे क्या होता है, फॉस्फेट आयन होता है, यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हो, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर बोलते हो। तो PO4-2, और इधर भी आपका यहाँ पे PO4-2। ठीक हो गया? तो इसके साथ में यहाँ पे इस जगह पे क्या करता है कि कैल्शियम आयन आ जाता है, कैल्शियम +2 और कैल्शियम +2। तो ये कैल्शियम +2 में जो रिपल्सन होता है, तो इसके कारण ये जो पोर का साइज है इधर जाएगा और इधर जाएगा, तो पोर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पोर में जाकर के इंटर करता है कौन, कैल्शियम आयन। तो जैसे ही दो कैल्शियम आयन या बहुत सारा कैल्शियम आयन आया तो आपस में क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो ये जो आपका पोर बना हुआ था ना, इस पोर का साइज रिपल्सन के कारण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? तो इसका मतलब ये हो गया कि कैल्शियम आयन इसलिए लिए ताकि वहां पे वो क्या करे, बाइंड कर ले फॉस्फेट के साथ में, और उसके बाद उसको क्या करे, रिपेल कर दे।
और रिपेल जैसे ही होगा, दो सेम चार्ज के रिपल्सन, तो रिपेल जैसे होगा पोर का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा, और इसी पोर से होकर के फॉरेन डीएनए क्या करेगा, इंटर कर देगा। तो ये अभी आपका हो गया कॉम्पिटेंट। पहले ऐसे था, पूरा इंटेक्ट था, इसको मैंने पहले इंटेक्ट दिखाया, ऐसे था, और अब जब कॉम्पिटेंट हो गया तो उसके स्ट्रक्चर को ऐसे बना दिया ताकि ये आपको पता चल जाए कि इस पोर से होकर के क्या आ सकता है, तो डीएनए आ सकता है। तो ये अब आपका हो गया कॉम्पिटेंट सेल, यानी रेडी टू एक्सेप्ट कौन सा डीएनए, तो फॉरेन डीएनए। और ये फॉरेन डीएनए अभी हमारा है किसमें, तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड अब क्या करेगा, इस पोर के थ्रू इंटर कर जाए। तो जैसे ये इंटर करेगा तो हम बोलेंगे कि मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। कोई डाउट है, तो क्लियर हो गया। तो एकदम क्लियर थोड़ा सा कर लीजिएगा, क्लियर करने से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जब तक बैक्टीरिया को हम कॉम्पिटेंट नहीं करें तब तक ये ट्रांसफॉर्मेशन संभव नहीं। तो यहाँ पे हम जो फॉरेन डीएनए इस बैक्टीरिया के अंदर डालें, इस कॉम्पिटेंट सेल के अंदर डालें, वो किसके मदद से डालें, तो प्लाज्मिड के मदद से डालें। किसके मदद से डालें, प्लाज्मिड की मदद से। यानी आप किसी डीएनए को बैक्टीरिया के अंदर डालना चाहते हो तो तुम प्लाज्मिड के मदद से डाल सकते हो। दिस वन इज द वन स्टेप। क्लियर हो गया। तो हम होस्ट सेल के अंदर, ये नहीं जरूरी है कि होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल ही होगा, जिसके अंदर डीएनए डालेंगे वही सेल होस्ट सेल हो जाए। वो प्लांट सेल भी हो सकता है, एनिमल सेल भी हो सकता है, फंगल सेल भी हो सकता है, बैक्टीरियल सेल भी हो सकता है। मतलब जिसके अंदर फॉरेन डीएनए डालेंगे वो सेल ही क्या कहलाता है, होस्ट सेल कहलाता है। कोई डाउट है। लेकिन यदि इसी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया प्लाज्मिड को हम यदि होस्ट सेल के अंदर, कॉम्पिटेंट सेल के अंदर यदि हम डाल दिए तो अब ये बैक्टीरिया भी हो गया रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखने वाला बैक्टीरिया एकदम टर्म टू टर्म है, याद करने की कोई जरूरत नहीं। प्लाज्मिड रिकॉम्बिनेंट मतलब नया कॉम्बिनेशन, बैक्टीरिया एंड फॉरेन डीएनए, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। और रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या हो गया कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रखने वाला। लेकिन कोई भी बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को नहीं रखेगा, कब तक, जब तक उसको कॉम्पिटेंट नहीं कर दोगे। और यदि तुम कॉम्पिटेंट करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए, तो कोल्ड एंड हीट ट्रीटमेंट या कोल्ड एंड हीट शॉक बोलते हो उसको, विथ कैल्शियम क्लोराइड साल्ट। उसमें भी कैल्शियम +2 इंपोर्टेंट रोल हो गया। एनी डाउट। तो यहाँ पे एकदम इस चीजों को ध्यान में रखना है। तो कॉम्पिटेंट सेल बनाना आपको सिखा दिया। अब आइए ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। कॉम्पिटेंट सेल बनाना आपको आ गया और इसके पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे हमने कॉम्पिटेंट सेल बना लिया और कॉम्पिटेंट सेल बनाने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन भी कर दिया। यानी हमारा जो फॉरेन डीएनए था जो कि प्लाज्मिड से इंटीग्रेटेड था, इसको हमने बैक्टीरिया के अंदर डाल दिया। दिस स्टेप इज द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कवर्ड बाय द एफ ग्रिफिथ। साफ सुथरा एकदम क्लियर। अब आइए, ये जो आपने प्लाज्मिड को या डीएनए को, फॉरेन डीएनए को जो इसके अंदर डाले हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन किए हो, ये दो तरीके से हो सकता है। कितने तरीके से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। तो यानी आप यदि किसी को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो, ट्रांसफॉर्मेशन यदि करना चाहते हो, इस ट्रांसफॉर्मेशन के दो तरीके हैं। एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरे को बोलते हो डायरेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट में पता चल गया कि किसी चीज का यूज नहीं किया जाएगा, यानी फॉरेन डीएनए को भेजना है तो वो अपने आप उसको भेजा जाएगा, वही उसी को भेजा जाएगा, किसी के मदद से नहीं। लेकिन यहां पे क्या था कि फॉरेन डीएनए को यदि हमको भेजना था तो प्लाज्मिड का यूज किया गया। किसका यूज किए, प्लाज्मिड। इस फॉरेन डीएनए को भेजने के लिए हमको प्लाज्मिड लेकर के जाना पड़ा। बिना प्लाज्मिड का हमने यहाँ पे नहीं भेजा। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट या डायरेक्ट, इनडायरेक्ट मेथड हो गया। कोई डाउट नहीं है। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा, जो फॉरेन डीएनए को इंटर कराया जाएगा भाया प्लाज्मिड। फॉरेन डीएनए इंटर्स into host cell
थ्रू प्लाज्मिड, थ्रू प्लाज्मिड यानी प्लाज्मिड या विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड। होस्ट सेल विद द हेल्प ऑफ, विथ पूरा नहीं लिखूंगा लैंग्वेज अभी, विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मिड, यानी मेरे को भेजना था ये फॉरेन डीएनए को, लेकिन हमको यूज करना पड़ा इस प्लाज्मिड को, ये तो कभी डायरेक्ट हो ही नहीं सकता। क्लियर हो गया? प्लस बहुत लेंदी भी हो जाता है। आप देखे होइएगा कि कैसे पहले रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाए हैं, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड में देखिए क्या क्या किए हैं, उसके बाद आप क्या किए, कॉम्पिटेंट सेल बनाए हैं, और तब जाकर के आपने ट्रांसफॉर्मेशन को परफॉर्म किया, तो थोड़ा लेंदी भी हो जाता है। और ये जो डायरेक्ट मेथड है ये लेंदी है ही नहीं। अब सुनिएगा, डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट फॉरेन डीएनए को ही इंटर करवा देंगे होस्ट सेल के अंदर। तो ये डायरेक्ट मेथड में क्या होगा, तो इसमें एक टेक्निक आता है लाइपोसोम। जोम का मतलब कहेंगे, जोम SOME वर्ड आता है ना, इसका होता है बॉडी। अब जैसे बोलते हैं पोलीराइबोसोम, इसका मतलब क्या हो गया, एक एमआरएनए से यदि बहुत सारा राइबोसोम बाइंड कर लेगा तो पोलीराइबोसोम। ये मैं पढ़ा रखा हूं कहां पे, तो बायोमोलेकुल जिस समय पढ़ाया उसमें जब राइबोसोम पढ़ा था, सॉरी सेल चैप्टर में जो राइबोसोम आपको पढ़ा रहा था उसमें आपको पढ़ाया था पोलीराइबोसोम, उसी को क्या बोलते हैं, पोलीजोम। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है, पोलीजोम का क्वेश्चन, ये आप मत गलती करिए। यहां पे है लाइपोसोम, तो लाइपोसोम का मतलब क्या हो गया, लाइपो मतलब लिपिड हो गया, जोम मतलब बॉडी हो गया। एंड ये जो बॉडी हम लोग बनाएंगे ये लिपिड का बॉडी बनाएंगे, तो SOME मतलब होता है बॉडी। अब जैसे राइबोसोम, तो राइबो वर्ड हो गया आरएनए, और जोम मतलब हो गया बॉडी, यानी आरएनए का बना हुआ बॉडी, ऐसे क्या राइबोसोम बोलते हैं उसको। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे हो गया लाइपोसोम। अब जैसे बोलते हैं पेरोक्सीजोम, ये भी सेल में पढ़ा है, तो यानी क्या हो गया पेरोक्सीजोम, यानी क्या हो गया, जो आप पढ़ते हो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यानी उसका मतलब हो गया कि वो पेरोक्साइड उसके अंदर है, उससे बनाया गया, वो उसके अंदर है, ऐसे कि उस बॉडी का नाम हो गया पेरोक्सीजोम। कोई डाउट नहीं? तो जोम का मतलब होता है बॉडी, और लाइपो का मतलब यहाँ पे हो गया लिपिड। तो यानी हमने क्या किया, लिपिड का एक बॉडी बनाया है, लिपिड का एक बॉडी बनाया है, और इस बॉडी के अंदर मेरा फॉरेन डीएनए, एफ लिख दिया, एफ मतलब फॉरेन डीएनए। क्लियर हो गया? तो एक मैंने बॉडी बना लिया और उसके अंदर क्या है, फॉरेन डीएनए मेरा है। अब इसको जिसके अंदर घुसाना है, जैसे किसी सेल के अंदर इंसर्ट करवाना है, तो वो सेल इसके कांटेक्ट में आएगा, यानी लाइपोसोम और ये जो होस्ट सेल है या सेल है, ये दोनों कांटेक्ट में आएगा, और कांटेक्ट में आएगा तो ये दोनों क्या करेगा, फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि जो सेल होगा उसका भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसका बना हुआ है, तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का। और इधर भी यहाँ पे क्या है, फॉस्फोलिपिड बाय, ये भी लिपिड और ये भी लिपिड, और लिपिड लिपिड का टेंडेंसी है कि आपस में मिल जाएगा। लिपिड लिपिड की क्या टेंडेंसी, आपस में वो घुल जाएगा। इसका मतलब ये जो आपका लिपिड का लेयर है और ये जो होस्ट सेल है, इसका भी मेम्ब्रेन जो वो लिपिड का बना हुआ, तो इसलिए क्या दोनों फ्यूज कर जाएगा। आप देखिए दोनों फ्यूज कर गया, तो फ्यूज जैसे ही करेगा, तो फ्यूज करने के बाद क्या होगा, ये जो फॉरेन डीएनए होगा, ये फॉरेन डीएनए आ गया सेल के अंदर। यहाँ पे फ्यूज इसलिए क्या कि ये भी लिपिड का बना हुआ और ये भी किसका बना हुआ, लिपिड का, ये भी लिपिड का है और ये भी लिपिड का है। तो आप पढ़े थे ना कि सेम चीज सेम में डिजॉल्व हो जाता है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। यदि कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है तो ऑर्गेनिक में, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल तो इनऑर्गेनिक में डिजॉल्व होगा, सेम टू सेम। तो लिपिड लिपिड में डिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि लिपिड क्या हो गया, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, कोई चार्ज नहीं है। चार्ज वाला मॉलिक्यूल होगा तो चार्ज में डिजॉल्व होगा, और अनचार्ज मॉलिक्यूल होगा तो अनचार्ज में डिजॉल्व होगा। क्लियर? तो यहाँ पे लिपिड क्या है, अनचार्ज, और ये भी लिपिड क्या, अनचार्ज, इसे दोनों क्या कर गया, फ्यूज कर गया। और इस तरीके से ये जो लाइपोसोम में जो डीएनए था वो इस होस्ट सेल के अंदर इंटर कर गया। इसमें किसी प्लाज्मिड को हमने यूज नहीं किया। क्लियर हो गया? कोई डाउट नहीं है, एकदम क्लियर हो गया। ये कैसा मेथड है, डायरेक्ट मेथड है। दूसरा मेथड आते हैं इसमें। दूसरा जो मेथड है इसको बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो, तो माइक्रो मतलब क्या हो गया, छोटा, और इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट कर देना, मतलब अंदर पुट कर देना।
क्लियर हो गया। तो माइक्रो इंजेक्शन में ये तो चूंकि हम लोग का स्टेप ये हो रखा है, इसके बाद का स्टेप आगे हम लोग जाएंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट मेथड को जो डील कर रहे थे यहाँ पे डील करते हैं, इसको मिटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है। आइए डायरेक्ट मेथड्स को हम लोग डील करते हैं। तो अब हमारा डायरेक्ट मेथड्स में दूसरा स्टेप हो गया माइक्रो इंजेक्शन। पहला जो था वो था लाइपोसोम, जो आपने डायरेक्ट मेथड लिखा है उस डायरेक्ट मेथड में, वो जो डायरेक्ट मेथड आपका था, डायरेक्ट मेथड जो था, इस डायरेक्ट मेथड में पहला आपका था लाइपोसोम, जो कि मैं आपको समझा दिया और आपको समझ में आ गया होगा। लाइपोसोम ये वाला स्टेप क्लियर हो गया। दूसरा जो मेथड हम यूज कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, अब नाम से पता है कि आप इंजेक्शन लेने के लिए गए, इसका मतलब कोई सी बॉडी के अंदर इंजेक्ट हुआ मेडिसिन। उसी तरीके से क्या होता है ना कि एक होता है यहाँ पे होल्डर, जिसमें नेगेटिव प्रेशर होता है। नेगेटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर की टेंडेंसी होती है खींचना, क्लियर हो गया। तो इधर से नेगेटिव प्रेशर, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चीज डालो तो खींच लेगा। जैसे वैक्यूम पंप होता है ना, तो वैक्यूम पंप क्या करता है, डस्ट को खींच लेगा। क्यों खींच लेगा, तो अंदर कौन सा प्रेशर, नेगेटिव। यदि पॉजिटिव होगा तो चीजें बाहर निकलेगी। कोई चीज यदि किसी में अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वहां पे नेगेटिव प्रेशर है, और कोई चीज यदि बाहर आ रहा है तो वो पॉजिटिव प्रेशर। तो यहाँ पे ये होल्डर है, और इस होल्डर, नाम है होल्डर, मतलब क्या करेगा, होल्ड करके रखेगा। होल्ड मतलब पकड़ना। तो ये जो होल्डर है इसमें कौन सा प्रेशर है, तो नेगेटिव प्रेशर है। तो यहाँ पे सेल को यदि हम लोग डाल दे तो इस सेल को ये होल्डर क्या करेगा, इस तरीके से पकड़ के रख लेगा, हिलने डुलने नहीं देगा। तो ये सेल नेगेटिव प्रेशर के कारण ये पकड़े हुए रहेगा, यानी सेल यहाँ पे पकड़ा हुआ रहेगा। अब क्या करते हैं, एक माइक्रो पिपेट ले लेते हैं, या आप बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन हम लोग ले लेते हैं, माइक्रो पिपेट भी आप बोल सकते हो, क्लियर हो गया। माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन क्लियर हो गया। और इसी में जो सोल्यूशन हम लोग डालेंगे, इसी में मेरा फॉरेन डीएनए। तो अब ये क्या करेंगे, इस माइक्रो पिपेट या माइक्रो इंजेक्शन में अब इधर से ऐसे प्रेशर लगाएंगे तो ये चीजें इसके अंदर इंटर करने लगे, सेल के अंदर। तो ये जो डीएनए मेरा है, ये डीएनए, एक ही डीएनए अभी बनाते हैं यहाँ पे। तो ये डीएनए जैसे इसको यहाँ से पुट करेंगे और ये इसके अंदर, जैसे सिरिंज में पहले मेडिसिन भरते हैं, अब फिर जब बॉडी में डालना होता है तो क्या करते हैं, पुश करते हैं इसको। तो यहाँ से क्या कर दिए कि यहाँ से जब इसको हम लोग पुश करेंगे तो ये धीरे धीरे सोल्यूशन इसके अंदर जाने लगेगा और इससे डीएनए भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा कि जो डीएनए आपका है ये इधर आ जाएगा, और ये जो चीज है ये यहाँ पे आकर के सट जाएगा। क्लियर हो गया। तो डीएनए यहाँ पे इंटर कर गया, किसके मदद से, तो माइक्रो इंजेक्शन। तो ये डायरेक्ट मेथड है या इनडायरेक्ट मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड है। क्लियर हो गया। और ये जो माइक्रो इंजेक्शन है, ये माइक्रो इंजेक्शन के बदला ये आप माइक्रो पिपेट भी बोल सकते हो, माइक्रो पिपेट भी बोल सकते हो। दिस वन इज द डायरेक्ट मेथड। और सबसे इफिशियंट और सबसे इफेक्टिव मेथड है जीन गन मेथड, और मोर इफिशियंट जीन गन मेथड। अब मैं इसका चर्चा कर रहा हूं, जीन गन मेथड। यहां से क्वेश्चन आपका पूछता है, ये बायोलिस्टिक जीन गन भी कराता है। बायोलिस्टिक, बायो मतलब लिविंग हो गई, तो बायोलिस्टिक जीन गन भी बोलते हैं और डायरेक्ट इसको जीन गन भी बोला जाता है। मोर इफेक्टिव मेथड है, और ये यूज किया जाता है प्लांट सेल के लिए। किस सेल के लिए, प्लांट सेल के। इसमें थोड़ा सा खाली मैं मैकेनिज्म हल्का सा बता देता हूं। इसमें यहाँ पे जिस प्लांट सेल के अंदर आपको डीएनए को डालना है, उसको यहाँ पे होल्डर के मदद से यहाँ पे क्या किए है, उस सेल को यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए। क्लियर हो गया। एकदम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूं। और इधर से मेरा गन, ये मेरा गन है, गन है। क्लियर हो गया। और इस पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, फायरिंग करेंगे। क्लियर हो गया। तो फायरिंग के लिए यहां पे हम लोग हाई प्रेशर मेंटेन करेंगे। फायरिंग के लिए क्या करेंगे, हाई प्रेशर मेंटेन करेंगे, मतलब पॉजिटिव प्रेशर से भेजेंगे इसको। किस प्रेशर से, पॉजिटिव। यहां पे जो भी चीजें होंगी उसको हम लोग किस प्रेशर से भेजेंगे, पॉजिटिव प्रेशर से। तो पॉजिटिव प्रेशर से भेजेंगे,
चीजों को यहाँ से पॉजिटिव प्रेशर से नहीं, नेगेटिव होगा तब तो चीजें इससे बाहर जाएगी नहीं। हमारा डीएनए इस गन से बाहर निकलना है तो प्रेशर क्या लगाना पड़ेगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से तो चीजें अंदर चली जाएगी, तब तो शक हो जाएगा, तब तो सक्शन प्रेशर हो गया, क्लियर हो गया। हमको लगाना यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर, और पॉजिटिव प्रेशर से यहाँ से हमारा मटेरियल निकल करके चला जाएगा सेल के अंदर। क्या जाएगा मैं अभी आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे हमको डेवलप करना है ये जो गन है जीन गन, इसको जीन गन लिख दिया यहाँ पे, देखिए जीन गन। इस जीन गन में हमको डेवलप करना है पॉजिटिव प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर। और ये जो पॉजिटिव प्रेशर है, ये पॉजिटिव प्रेशर जो डेवलप करेंगे ये किसके मदद से करेंगे, तो हीलियम गैस के मदद से। और हीलियम जो है इनर्ट गैस है, इसी लेकर के ही लेंगे। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं है, क्लियर। अब गन है तो इसमें बुलेट होना चाहिए, तो यहाँ पे जो बुलेट होगा, यहाँ पे बुलेट, इस जीन गन के लिए जो बुलेट बनाएंगे वो गोल्ड एंड टंगस्टन का बनाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। क्या बोलेंगे, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। यहाँ पे जो जीन गन का जो बुलेट होगा इसका नाम होगा माइक्रो। बुलेट बोलते ही नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए बोल रहे कि गन है तो बुलेट होगा, और इस बुलेट का नाम होगा माइक्रो प्रोजेक्टाइल। माइक्रो प्रोजेक्टाइल। ये जो माइक्रो प्रोजेक्टाइल होगा ये कैसे बनेगा, तो आप यहाँ पे लोगे मेटल, वो हो सकता है आपका क्या, गोल्ड एंड टंगस्टन। तो ये आप इस जगह पे ये जो है ये गोल्ड भी ले सकते हो, ये भी इनर्ट मेटल है, और टंगस्टन भी ले सकते हो। टंगस्टन, टंगस्टन वही जो फिलामेंट जो बना होता है। एक बल्ब, अभी तो बल्ब एलईडी उलीडी आने लगा, पहले जो येलो लाइट वाला जो बल्ब होता था उसमें देखोगे कि उसमें इस तरीके से फिलामेंट लगा हुआ होता है, ये टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन या गोल्ड कोई भी ले सकते हो, गोल्ड या टंगस्टन कोई भी ले सकते हो। और ये हीलियम गैस है, कौन सा गैस है, हीलियम। यहाँ पे लिख देता हूं, नहीं तो ही पढ़ लेगा कोई, हीलियम गैस। और यहाँ पे ले लिया गोल्डन। अच्छा, गोल्ड एंड टंगस्टन नहीं लिया, अदर क्यों नहीं मेटल लिए, तो क्योंकि अदर मेटल रिएक्टिव होगा, लेकिन गोल्ड एंड टंगस्टन जो है वो लेस रिएक्टिव है या नहीं रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्टिव नहीं है। अब इस गोल्ड के ऊपर हम क्या करेंगे कि डीएनए को कोट कर देंगे। तो गोल्ड और ये डीएनए दिख रहा होगा, ये डीएनए। तो गोल्ड एंड डीएनए ये दोनों मिल करके बन गया माइक्रो प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया, किसको, तो गोल्ड। जैसे न्यूक्लियोसोम कहां पर है, मोलेकुलर बेसिस ऑफ एनर्जी, जाके देख लीजिएगा, दो चीज के मिलने से बना है वो। उसी तरीके से यहां पे क्या बोला कि गोल्ड या टंगस्टन ले लो और उसके ऊपर रैप कर दो किसको, डीएनए को, तो उसको क्या बोलोगे, माइक्रो प्रोजेक्टाइल। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर हमने डाल दिया माइक्रो प्रोजेक्टाइल, जो कि गोल्ड या टंगस्टन होगा। तो जी से गोल्ड समझ लीजिएगा, और टंगस्टन, दोनों एक साथ नहीं, गोल्ड या टंगस्टन, और इसी के ऊपर रैप किया हुआ होगा डीएनए, ये रैप किया हुआ है। और यहां से ये बाहर निकले, इसके लिए यहां पे कौन सा प्रेशर मेंटेन किया हो, हाई प्रेशर मेंटेन किया हो। पॉजिटिव प्रेशर और हाई प्रेशर, कम प्रेशर नहीं है, हाई प्रेशर मेंटेन किया हो। किससे मेंटेन किया हो, हीलियम गैस से मेंटेन किया हो। क्लियर हो गया। तो अब क्या होगा कि जैसे यहां पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको डिस्चार्ज करेंगे। क्लियर हो गया। यहां से इस माइक्रो, इसको बोलते हैं माइक्रो प्रोजेक्टाइल। माइक्रो प्रोजेक्टाइल को यहां से हमको डिस्चार्ज करना है, माइक्रो प्रोजेक्टाइल को यहां से डिस्चार्ज करना है, तो यहां पे फायर करना पड़ेगा। और फायर किससे होगा, हाई प्रेशर से होगा। तो हाई प्रेशर से जैसे ही यहाँ पे फायरिंग करेंगे, कि फायरिंग करते ही ये माइक्रो प्रोजेक्टाइल निकल करके कहां होगा, कि सेल के अंदर घुस जाएगा, हाई स्पीड से घुसेगा। इसलिए एनिमल सेल के लिए बेस्ट है, क्योंकि 2 सुरक्षा कवच है, नहीं एनिमल सेल में नहीं, प्लांट सेल के लिए बेस्ट है। क्यों, 2 सुरक्षा कवच है, एक बाहर वाला सेल वॉल और अंदर वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इस लेकर के प्लांट सेल के लिए ये बेस्ट टेक्निक है। यदि प्लांट सेल में आप यदि डीएनए को डालना चाहते हो तो जीन गन इज द वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक एंड मोर इफिशिएंट टेक्निक, मोर इफेक्टिव टेक्निक, मोर एडवांस टेक्निक, ये जीन गन आपका है।
इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई प्रेशर मेंटेन किससे करते हैं, हीलियम जैसे इनर्ट गैस। माइक्रो प्रोजेक्टाइल में क्या क्या होता है, तो डीएनए होगा और मेटल होगा। मेटल में क्या होगा, गोल्ड या टंगस्टन, बस इतने ही। और किसमें इससे इंटर करवाते, तो प्लांट सेल में, क्योंकि प्लांट सेल में दो सुरक्षा कवच है, एक सेल वाल है और एक प्लाज्मा। तो सेल वाल क्या करेगा, जैसे ये जाएगा तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम। तो सेल के अंदर जो ऑर्गेनेली होगा उसमें डिस्टर्बेंस कम होगा, कोई डाउट नहीं है। तो यहां पे आपको तीन टेक्निक बता दिया गया, एक पहला टेक्निक डायरेक्ट मेथड का पहला टेक्निक लाइपोसोम, दूसरा माइक्रो इंजेक्शन और तीसरा आपका हो गया जीन गन। तो सबसे, और चौथा इनडायरेक्ट टेक्निक में हो गया बाय प्लाज्मिड। तो सबसे इफिशियंट टेक्निक, मोर इफिशियंट टेक्निक, मोर एडवांस टेक्नोलॉजी कौन है, जीन गन। इसी को बोलते हैं बायोलिस्टिक जीन गन। कोई डाउट नहीं होगा, क्लियर हो गया, पूरा क्लियर, एकदम साफ सुथरा एकदम। आइए, तो ये टेक्निक मेरे पास में था कि किस तरीके से एक होस्ट सेल के अंदर जीन जाएगा, क्लियर हो गया। तो इनडायरेक्ट टेक्निक में प्लाज्मिड के मदद से ले जाना है, क्लियर। अब देखते हैं, तो ये तो मोर इफिशियंट टेक्निक है, जीन गन भी मोर इफिशियंट है। यदि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में बोला जाएगा कि मोर इफिशियंट कौन है, तो इनडायरेक्ट वाला मोर इफिशियंट है, सॉरी डायरेक्ट वाला। डायरेक्ट वाला क्या है, मोर इफिशियंट, और इनडायरेक्ट वाला मोर इफिशियंट नहीं है, क्लियर हो गया। इसमें इसलिए ये मोर इफिशियंट है क्योंकि डायरेक्ट भेज रहा है, जैसे कि इसकी इफिशियंसी क्या होती है, ज्यादा होती है। यानी मैक्सिमम केस में होगा कि भेज दिए हो डीएनए को तो वो चला जाएगा उसके अंदर, क्लियर हो गया। लेकिन इनडायरेक्ट वाले में दो पॉसिबिलिटी होगा, गया या नहीं गया, जा भी सकता है नहीं भी जा सकता। तो यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। तो इसलिए इसको चेक करना पड़ता है कि गया या नहीं गया, और यहाँ पे चांस है कि चला ही जाए। और वो भी जीन गन से स्पेशली या बायोलिस्टिक गन से भेजोगे तो उसको तो जाना ही जाना है, उसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। एक डायरेक्ट में एक और टेक्निक इसमें है जो आप लोग के बुक में नहीं लिखा हुआ, लेकिन चूंकि है तो मैं थोड़ा सा बताता हूँ। क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन चौथा टेक्निक आप कर सकते हो, इलेक्ट्रोपोरेशन। तो इलेक्ट्रोपोरेशन, तो यहाँ पे पोरेशन मतलब पोर मतलब छिद्र होता है, और इलेक्ट्रो मतलब क्या हो गया, चार्ज। यानी क्या करते हैं कि सेल को इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं। सेल को क्या करते हैं, एक सेल लेते हैं और इस सेल को इलेक्ट्रिकल शॉक देते हैं, यानी करंट देते हैं, इलेक्ट्रिकल शॉक देते हो आप इसको। तो इलेक्ट्रिकल शॉक जैसे दोगे तो इसके मेम्ब्रेन पे क्या होगा, पोर आने लगेगा। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन, और उस पोर से क्या होगा, डीएनए चला जाएगा। कोई डाउट? तो नाम है इलेक्ट्रोपोरेशन, यानी चार्ज के मदद से पोर क्रिएट कर देना, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन।